हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं कैपिटल गेन का वन शॉट। कैपिटल गेन के 10 मार्क्स आप लोगों को सिक्योर करा के दूंगा। मैं कैपिटल गेन का वन शॉट करने वाला हूं मैं। क्लियर है? तो आज का जो लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक। 1000 लाइक आज आप लोगों को करना है। कैपिटल गेन का वन शॉट आज हमारा होने वाला है और मैं गारंटी देके बता रहा हूं, ये आगे वाला जो वीडियोस आप देखोगे ना, उसको अगर आप देख लोगे प्रॉपरली तो आपके 10 मार्क्स आपके जेब में। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे उम्मीद से, मेरे आशा से। आया तो पेपर सच में टफ होगा, लेकिन इसके बाहर के क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, बिकॉज सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। कैपिटल गेन का सारा वन शॉट मैंने करवा दिया है। इसके आगे वाला वीडियो आप लोग को देखना है। और गाइस प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिए और 1000 लाइक कीजिए। 1000 लाइक इज द लाइक टारगेट। जल्दी से कैपिटल गेन को कंप्लीट कीजिए और 10 मार्क्स अपने जेब में रखिए भाई, 10 मार्क्स जेब में। और दोस्तों, अगर किसी को भी ये ब्यूटीफुल, ये सुंदर सा हैंड रिटन नोट्स लेना है जिसमें सारे के सारे कैपिटल गेन के थ्योरी लिखे हुए, थ्योरी, तो ये हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए आप हमारा वो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी चले जाना, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी चले जाना और टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना, ठीक है? टेलीग्राम और व्हाट्सएप। और 1000 प्लस लाइक तो चाहिए ही चाहिए। और अपना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा कमेंट, अच्छा सा कमेंट, सुंदर सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और ये सब सारे सम्स प्रैक्टिस कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसका मेरा एश्योरिटी है भाई। थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग एक टैक्स का एक बेहतरीन चैप्टर करने वाले हैं। और दोस्तों, ये टैक्स का हमारा जो है लास्ट वाला चैप्टर भी चल रहा है। ये जो चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर है टैक्स का, जिसका नाम है दोस्तों कैपिटल गेन। आपके एग्जामिनेशन में ये चैप्टर 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। 10 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक इजीएस्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे और एग्जामिनेशन में आपको करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि ये चैप्टर भैया इजी है या टफ है? तो सुनो, अगर मेरे कंसेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से आप समझोगे तो ये आपके लिए इजी बन जाएगा। अगर आप नहीं समझोगे, बिना समझे हुए, ये क्लास को बिना देखे हुए समझ करोगे तो आपके लिए वो टफ बन जाएगा, ठीक है? तो समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि कैपिटल गेन होता क्या है। जरा आप लोग गौर से ये क्लास को कर लीजिएगा। यह है ओरिएंटेशन क्लास, यह है कंसेप्चुअल क्लास। ये कंसेप्ट देंगे इसमें, अगले क्लास से सम्स करवाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला बात करते हैं दोस्तों कैपिटल गेन का, चार्जिंग सेक्शंस का, कि कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है कैपिटल गेन का? अब देखिए, एक एक इंसान का बिजनेस होता है कि वो लोग लैंड खरीदता है और लैंड को वो लोग बेच देता है और उससे कुछ प्रॉफिट या गेन जनरेट करता है। एक एक इंसान का बिजनेस होता है कि वो लोग ज्वेलरी खरीदता है और ज्वेलरी को बेच देता है फॉर एनी प्रॉफिट और गेन। एक एक इंसान का बिजनेस होता है कि वो असेट्स खरीदता है और उस असेट्स को बेच देता है फॉर एनी प्रॉफिट और गेन। आप लोगों को लगेगा कि ये इंसान कुछ करता नहीं है क्या? जी भैया, बिल्कुल करता है। मान लीजिए आपने एक लैंड खरीदा 2020 में। आपने एक लैंड खरीदा 2020 में 15 लाख रुपए में और 2024 में उसको 20 लाख रुपए में बेच दे रहे हो, तो आपका गेन कितने का हुआ भैया? सर 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का जो गेन हुआ ना, वो भी टैक्सेबल है, वो भी टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। सुनिए जरा ध्यान से, 2020 में आपने एक लैंड खरीदा, उस लैंड का वैल्यू था दोस्तों 10 लाख रुपए, ठीक है? और 2024 में उसका वैल्यू हो गया दोस्तों 12 लाख रुपए। तो आपको 2 लाख का गेन हुआ ना, इस गेन पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये, जस्ट एग्जांपल से हम आपको समझाएं, इस गेन पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कैपिटल गेन क्या बोलता है कि कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन जो अराइज हुआ है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। आप अगर कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन अराइज किए हो, कोई भी असेट को बेच के, लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के, मान लीजिए ज्वेलरी को बेच के, असेट्स को बेच के, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन आप अराइज किए हो, तो उस पर भी टैक्स लगेगा अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है? बहुत लोगों का कारोबार ही यही होता है कि वो लोग लैंड को बेचते हैं, लैंड को खरीदते हैं और लैंड को बेचते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, ज्वेलरी को बेचते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, बिल्डिंग को बेचते हैं, असेट्स खरीदते हैं, असेट्स को बेचते हैं। बहुत लोगों का खरीदने बेचने का कारोबार ही होता है। तो जो खरीदने बेचने के टर्म्स में जो गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट पर भी टैक्स लगता है और वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। अंडर द हेड ऑफ व्हाट? अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। उस ईयर में जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है, उस ईयर में जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है, उस ईयर में जिस ईयर आप लैंड को बेचे हो, उस ईयर में जिस ईयर आप ज्वेलरी को बेचे हो, ठीक है? तो यहां पे देखिए, इन सारे नोट्स को ना पॉज करके लिखते रहिएगा, ठीक है? आप सबके लिए नोट्स मैं बना के लाता हूं, पॉज करके फटाफट से लिख लीजिएगा, ठीक है? यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उसी साल टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उसी साल टैक्सेबल होगा। मतलब आप समझ गए ना? किसी किसी का बिजनेस होता है लैंड का, ज्वेलरी का, असेट्स का, कि वो लोग लैंड खरीदता है, ज्वेलरी खरीदता है, असेट्स खरीदता है और उसको बेच देता है कुछ साल बाद।
तो उस पे जो मुनाफा होता है ना, मुनाफा यानी प्रॉफिट जो होता है ना, इसको बेचने के बाद जो लोग प्रॉफिट या गेन अराइज करता है ना, इस पे भी सरकार टैक्स लेती है दोस्तों, और टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। अंडर द हेड ऑफ व्हाट? अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, लैंड को आपने खरीदा, ज्वेलरी को आपने खरीदा, असेट्स को आपने खरीदा, और 4 साल बाद आपने बेच दिया। प्रॉफिट जो हुआ, मुनाफा जो हुआ, उस मुनाफे पे भी भैया टैक्स लगने वाला है, और वो लगने वाला है अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। क्लियर है? चलिए बात करते हैं दोस्तों कि कैपिटल गेन किस किस पे एप्लीकेबल करेगा। सो कैपिटल गेन कब कब एप्लीकेबल होगा, कब कब एप्लीकेबल होगा कैपिटल गेन? देखिए, सबसे पहला तो ये मस्ट है, देयर शुड बी अ कैपिटल असेट। आपके पास एक कैपिटल असेट होना चाहिए। जल्दी ही हम ये बताएंगे कैपिटल असेट क्या होता है, पूरा डेफिनेशन के साथ डिफाइन करेंगे कि आपके पास एक कैपिटल असेट होना चाहिए। सबसे पहला वाला कंडीशन क्या, आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल असेट। दूसरा, देयर शुड बी ट्रांसफर। ठीक है, उस कैपिटल असेट को आप बेच रहे हो, वैसा एक सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए। आपके पास लैंड है, आप बेच ही नहीं रहे हो, तो काहे का कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा भैया? वो टैक्सेबल है ही नहीं। आपके पास एक कैपिटल असेट होना चाहिए, उसके बाद उस कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए, और तीसरा, वो कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल होगा उसी साल जिस साल आप ट्रांसफर कर रहे हो। जिस साल आप ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब मैं लैंड जिस साल बेच रहा हूं, मैं अपना लैंड 2025 में बेच रहा हूं दोस्तों, तो 2025 में ही टैक्सेबल होगा। बात समझे आप लोग? 2025 में मैं अगर लैंड बेच रहा हूं तो 2025 में ही टैक्सेबल होगा। जिस साल मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उसी साल टैक्सेबल होगा, उसी साल टैक्सेबल होगा। क्लियर है? समझ में आ गया ना? चलिए आइए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कैपिटल असेट्स का, कि कैपिटल असेट्स किसको बोलते हैं, कैपिटल असेट्स किसको बोलते हैं। देखिए जरा ध्यान से, कैपिटल असेट्स मतलब प्रॉपर्टी। इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। कोई भी प्रॉपर्टी को हम लोग कैपिटल असेट्स बोलते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल असेट्स। चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजेबल हो, चाहे वो इनटेंजेबल हो, हेल्ड बाय असेसी, वेदर इट इज कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट। वो बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या नहीं, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजेबल हो, इनटेंजेबल हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई टाइप का प्रॉपर्टी हो, सुनिए, कोई टाइप का प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल असेट्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल असेट्स। ठीक है, इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, इसके बाद टेंजेबल, इनटेंजेबल, हेल्ड बाय द असेसी, हेल्ड बाय द असेसी, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट। चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल असेट इसको बोलते हैं जो प्रॉपर्टी है हर एक काइंड का। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज एक्सक्लूड होता है इसमें, कुछ कुछ चीज एक्सक्लूड होता है। कुछ कुछ चीज को हम लोग कैपिटल असेट नहीं मानते हैं। कुछ कुछ चीज को हम लोग, सुनो, कुछ कुछ चीज को हम लोग कैपिटल असेट जो है, कैपिटल असेट नहीं मानते। कुछ कुछ चीज को कैपिटल असेट नहीं मानते। कौन कौन सा चीज सर? सबसे पहला आ गया दोस्तों स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिनिश्ड गुड्स है, उनको हम लोग कैपिटल असेट नहीं मानते। ठीक है, इसके बाद मूवेबल पर्सनल असेट्स। अगर कोई भी मूवेबल पर्सनल असेट्स है, उसको हम लोग मूवेबल पर्सनल असेट, पर्सनल असेट मतलब मेरा खुद का जो संपत्ति है, मेरा खुद का ये डेस्क जो है, उसको मैं कैपिटल असेट नहीं मानूंगा। लेकिन कुछ कुछ इसके भी एक्सेप्शंस है, एक्सेप्ट कुछ कुछ इसके भी एक्सेप्शंस है जिसको आप लोग कैपिटल असेट मानोगे, जैसे कि ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर वर्क और आर्ट। इसको कैपिटल असेट मान सकते हो, लेकिन अदर मूवेबल पर्सनल एसेट्स को आप कैपिटल असेट्स नहीं मान सकते। ठीक है, इसके बाद रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। अगर आपका गांव में एक छोटा सा जमीन है, जिस जमीन पे आप खेती बाड़ी करते हो, तो उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जा सकता। सॉरी, अगर आपका गांव में एक छोटा सा एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, अगर आपका गांव है और एक छोटा सा एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे, तो उसको कैपिटल एसेट हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके बाद गोल्ड बॉन्ड 1999 के तहत डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स के तहत अगर मान लीजिए गोल्ड बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू किया गया है, गोल्ड बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू किया गया है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स के तहत, तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है ना? देखिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट नोट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल असेट। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FII, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कोई भी सिक्योरिटी रखती है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, उसको हमेशा आप कैपिटल असेट मानोगे। ठीक है, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल असेट। कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टर अगर हेल्ड करती है तो उसको आप हमेशा कैपिटल असेट मानोगे, ये डीम करोगे, ठीक है। ये नोट्स है, ठीक है, ये रूल्स है, रूल्स के हिसाब से तो आपको चलना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? कैपिटल एसेट्स मतलब क्या है? कैपिटल एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, लेकिन कुछ कुछ चीज एक्सक्लूड होता है, जैसे कि भैया स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल पर्सनल एसेट्स एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स। एंड अगर मान लीजिए गांव में मेरा खेती बाड़ी है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, और गोल्ड बॉन्ड 1999 डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड बाय गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स, ये सब सब एक्सेप्शंस है, एक्सक्लूडेड है, इनको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और सुनिए, अगर कोई भी सिक्योरिटीज एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करती है तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट मानते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एसेट। कितने टाइप्स के कैपिटल एसेट हैं? कितने टाइप्स के कैपिटल एसेट हैं? कितने टाइप्स के? एक तो आपके सिलेबस में है दोस्तों लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स किसको बोलते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स किसको बोलते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस असेट्स को आप 36 महीने से ज्यादा रख रहे हो, अगर आपके पास कोई ऐसा असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ज्वेलरी है, जिसको आप 36 महीने से ज्यादा रखे हो, 36 महीने से ज्यादा रखे हो यानी 3 साल से ज्यादा रखे हो, जिस असेट्स को, अगर आपके पास, असेट का मतलब क्या होता है? असेट का मतलब है भैया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ज्वेलरी, ये सब चीज को असेट, अगर मान लीजिए असेट है, अगर असेट को आप 36 महीने से ज्यादा रखे हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा। क्लियर है? अगर असेट को आप 36 महीने से ज्यादा रखे हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा, ठीक है। और सुनो, अगर शेयर्स एंड डिबेंचर्स को, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को अगर 12 महीने से ज्यादा रखे हो तो वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट लिए आपको असेट को 36 महीने से ज्यादा रखना है और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को 12 महीने से ज्यादा रखना है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या? अगर मान लीजिए आपका असेट लेस देन 36 मंथ रह रहा है, अगर 3 साल से कम मतलब आपने अपना असेट को 2 साल में ही बेच दिया, 2.5 साल में ही बेच दिया, यानी 3 साल के कम में ही बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को 1 साल के पहले ही बेच दिया, 11 महीने में बेच दिया, 10 महीने में बेच दिया, तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलोगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसको बोलोगे बताओ? असेट में मोर देन 36 मंथ रहना चाहिए और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आप भैया 12 महीने से ज्यादा अगर रखोगे तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म है तो लेस देन 36 मंथ असेट को रखना पड़ेगा और लेस देन 12 मंथ्स शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? एक होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। अगर आप अपने असेट्स को 36 महीने से ज्यादा रख रहे हो तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, असेट्स को 36 महीने से कम रख रहे हो तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को 12 महीने से ज्यादा रख रहे हो तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को 12 महीने से कम रख रहे हो तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। क्लियर है? पॉज करके लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं ट्रांसफर मतलब क्या होता है। ट्रांसफर मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 47 हमें ट्रांसफर का मतलब सिखाता है, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब है सेल ऑफ कैपिटल एसेट। अगर आप अपने कैपिटल एसेट को बेचते हो इसका मतलब है दोस्तों ट्रांसफर, ठीक है। अगर आप अपने कैपिटल एसेट को बेचते हो तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर, ठीक है जी। ओके, इसके बाद एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट। अगर मान लीजिए एक कैपिटल एसेट के बदले दूसरा कैपिटल एसेट आपने ले लिया, लैंड के बदले बिल्डिंग ले लिया मैंने, उसको भी मैंने ट्रांसफर का ही नाम दिया है, ठीक है। ट्रांसफर किसको किसको बोलते हैं? ट्रांसफर एक्सचेंज को भी बोला जाता है। एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट अगर होता है तो उसको भी आप ट्रांसफर ही बोलते हो। मान लीजिए सरेंडर करना पड़ा आपको कैपिटल एसेट, किसी को सरेंडर करना पड़ा, हो सकता है ना कि आप लोन वोन्स लिए हो, नहीं चुका पाए हो, आपने मान लीजिए अपने कैपिटल एसेट तो लिए हो लेकिन लोन पे लिए हो, लोन अगर नहीं चुका पाए तो आपको सरेंडर करना पड़ता है ना, तो उसको भी हम लोग ट्रांसफर ही बोलेंगे। इसके बाद कंपलसरी एक्वाजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, आप एक्वायर कर लेते हो कोई कैपिटल एसेट, आप एक्वायर कर लेते हो तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर, ठीक है। और फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है कि कन्वर्सेशन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक ऑफ ट्रेड। अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक ऑफ ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो उसको भी हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं। कैपिटल एसेट को अगर मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, उसको स्टॉक में तुमने कन्वर्ट कर दिया, उसको भी हम लोग ट्रांसफर ही बोलेंगे, है ना। अलाउइंग पोजीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद वो ट्रांसफर ऑफ शेयर इन एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर अपने शेयर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफर करोगे उसको भी हम लोग ट्रांसफर ही बोलते हैं। और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड को भी हम लोग ट्रांसफर ही बोलते हैं। ये सब अनइंपॉर्टेंट है, आपका काम का सिर्फ इतना है, ठीक है। आपका काम का सिर्फ इतना है, लेकिन पढ़ लीजिएगा सब कुछ। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, थियरी नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब थियरी नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्मेट का।
कि किस तरीके से आप सम्स बनाओगे दोस्तों। सम्स या तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूछा जाएगा या तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूछा जाएगा, ठीक है। दो ही चीज पूछा जा सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इजी है ये, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आइए समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे बनाते हैं। जरा ध्यान दीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेल, सबसे पहले लेते हैं सेल का अमाउंट कि कितने में बिका। अगर एक लैंड भैया 25 लाख में बिका तो हम लोग यहां पे सेल प्रोसीड्स लेते हैं। सबसे पहले कितने में बिका वो लेते हैं, कितने में बिका। एक लैंड अगर मान लीजिए 25 लाख में बिका तो उसका पूरा अमाउंट लेते हैं, सेल प्रोसीड्स। यानी एक लैंड एंड बिल्डिंग, एक ज्वेलरी कितने में बिका, एक असेट्स कितने में बिका, वो लेते हैं, सेल प्रोसीड्स लेते हैं। यानी अगर एक लैंड अगर मान लीजिए 25 लाख में बिका वो लेते हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को हम लोग लेस करते हैं कि ट्रांसफर करने में जो एक्सपेंसेस, जो मतलब ब्रोकरेज फीस जो लगता है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ब्रोकरेज फीस लगता है, जो भी खर्चा है। अगर एक चीज को बेचने में दोस्तों हम लोगों को ना खर्चा पड़ता है, एक चीज को बेचने में भी खर्चा पड़ता है हम लोग को, ब्रोकरेज फीस देना पड़ता है ना, होता है ना ब्रोकरेज, ब्रोकर लोग होता है ना, ब्रोकर लोग को फीस देना पड़ता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा निकल जाएगा सर नेट सेल प्रोसीड्स। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, नेट सेल प्रोसीड निकल जाएगा, नेट सेल प्रोसीड। अब उसमें आप लेस कीजिएगा कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। एक्वाजिशन मतलब ये लैंड जब एक्वायर किया था मैंने, ये लैंड जब खरीदा था तो कितने का खरीदा था। यानी ये लैंड जब मैंने खरीदा था तो मैंने मान लीजिए 15 लाख का खरीदा था, 15 लाख का, तो उसको मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है। उसको मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। ये लैंड 25 लाख में बेच रहा हूं लेकिन मैं एक्वायर कितने का किया था सर, 15 लाख का एक्वायर किया था, खरीदा कितने का था, ठीक है। और एक होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मान लीजिए लैंड को जो खरीदा उस पर मैंने एक बिल्डिंग बनाया, उस पर मैंने एक घर बनाया, उस लैंड को और इंप्रूव किया मैंने और अच्छा बनाया, तो उसका भी तो खर्चा लगा होगा। मान लीजिए 2 लाख रुपए मुझको इंप्रूवमेंट का लगा है, मैंने एक्वायर तो कर लिया लैंड, सबसे पहले लैंड को खरीदा होगा मैंने, इसके बाद उसको इंप्रूव किया होगा, उस लैंड को अच्छा बनाया होगा, उस लैंड को सुंदर बनाया होगा, और भी मैंने उस लैंड में मैंने बगीचे लगाए होंगे, उस लैंड में मैंने खाद दिया होगा, उस लैंड को मैंने एग्रीकल्चरल लैंड बनाया होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जब उस लैंड को आप इंप्रूव करते हो, इंप्रूव करने का कुछ खर्चा करते हो दोस्तों, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इन दोनों को अगर आप लेस करोगे, इन दोनों को अगर आप लेस करोगे तो आपका क्या निकलेगा, आपका निकलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले सेल वाला पूरा अमाउंट लेना है, कितने का आपने सेल किया, मान लीजिए 25 लाख का आपने सेल किया, उससे लेस करना है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ट्रांसफर के वक्त जो भी आपका एक्सपेंसेस लगा है उसको लेस करना है। लेस कीजिएगा तो आपका निकलेगा नेट सेल प्रोसीड। नेट सेल प्रोसीड के साथ और लेस कीजिएगा 2 आइटम्स, एक है कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कि जब मैंने ये घर लिया था तो कितने का पड़ा था सर, 15 लाख का पड़ा था, और साथ ही साथ उस लैंड को इंप्रूव करने के लिए, उस लैंड को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और खर्चे करते हो आप, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। 2 लाख और एडिशनल डाल दिया आपने। इन दोनों को आप लेस करोगे तो आपका क्या निकलेगा, आपका निकलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और कुछ कुछ एग्जम्पशंस आपको लेस करना पड़ता है। क्या कुछ कुछ एग्जम्पशंस है, छूट। एग्जम्पशंस मतलब क्या होता है सर, एग्जम्पशंस का मतलब होता है छूट। कुछ कुछ ऐसे छूट दिए हैं इनकम टैक्स वालों ने जिसमें बोला है कि तुमको ये टैक्स नहीं लगेगा। कुछ कुछ एग्जम्पशंस अगर अवेलेबल रहेंगे तो उसको लेस करना पड़ेगा। जैसे कि क्या सर, 54B रहेगा तो उसको लेस कीजिएगा, 54D रहेगा उसको लेस कीजिएगा, 54G रहेगा उसको लेस कीजिएगा, 54GA रहेगा उसको लेस कीजिएगा, ठीक है। सारे एग्जाम्पशंस को आप क्या करोगे, लेस करोगे, क्या लेस करोगे, ठीक है। और जो अमाउंट आएगा दोस्तों, जो लास्ट में अमाउंट आएगा वो आएगा दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अमाउंट, या तो ऐसे लिख दीजिएगा वो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आप लिखिएगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ये जो आएगा आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर एक बार प्लीज रिवाइज करा दीजिए ना। आइए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बताइए, सबसे पहले हम लोग सेल लेंगे कि लैंड को जो तुम बेचे हो कितना में बेचे हो सर, 25 लाख में बेचे हो, इसमें से लेस करोगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ठीक है। ये जो बेचने में जो खर्चा लगा है, ये जो ब्रोकरेज फीस जो लगा है उसको आप लेस करोगे। लेस करने के बाद आपका आता है दोस्तों नेट सेल प्रोसीड, ठीक है। नेट सेल प्रोसीड, नेट सेल प्रोसीड जो आ जाता है उसके बाद आपको 2 चीज लेस करना पड़ता है। एक तो भैया कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, आप जो एक्वायर किए हो ये घर, एक्वायर किए हो जो लैंड, एक्वायर जब किए थे, जब खरीदे थे तो कितना का पड़ा था, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कुछ और एडिशनल खर्चा जो किए थे इंप्रूव करने के लिए उसको भी आप लेस करोगे। लेस जब कर दोगे तो आपका निकलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पूरा अमाउंट निकल जाएगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पशंस है जिसको आपको लेस करना पड़ेगा। लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शंस 54B, 54D, 54G, 54GA, इनमें से कुछ भी एग्जाम्पशन रहे उसको लेस कर दीजिएगा और आपका क्या निकलेगा, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्लियर है। उतारिए, उतारिए फटाफट से, पॉज करके उतारिए।
अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। या तो आपके क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखने को मिलेंगे, या तो आपके क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेम टू सेम है, लेकिन यहां पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन आ गया है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गया है। सब बताएंगे दोस्तों, जरा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से आप लोग, कि हम 2001 में एक लैंड खरीदे जिसका दाम था दोस्तों 15 लाख, और 2024 में उस लैंड को हम लोग मान लीजिए 30 लाख में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 2001 वाला जमाना में 15 लाख का क्या वैल्यू रहता था वो भी तो देखना पड़ेगा। 2001 वाला जमाना में 15 लाख का क्या वैल्यू रहता था वो भी तो देखना पड़ेगा। तो इंडेक्स प्राइस के हिसाब से हम लोग निकालते हैं, इंडेक्स प्राइस के हिसाब से, इंडेक्स कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट के हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि 2001 में जब आप एक लैंड खरीदे थे 15 लाख में और 2024 में बस 30 लाख में, बस दुगना रेट में बेच रहे हैं, तो क्या ही ज्यादा फायदा हो रहा है आपका। एक बैंक में आप कुछ पैसा रख दोगे, तो आप अगर फिक्स्ड डिपॉजिट कर दोगे तो 10 साल के अंदर अंदर वो दुगना करके दे देगा आपको। 10 साल के अंदर अंदर वो दुगना करके दे देगा। यहां तो भैया 24 साल हो गए, 24 साल में आपको दुगने मिल रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक बार फॉर्मेट आप देख लीजिए फटाफट से। देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कितने वैल्यू में आप बेचोगे, सीधा सा बात है, कितने वैल्यू में आप बेचोगे, बेचने वाला वैल्यू। जैसे मान लीजिए 25 लाख में बेच रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 25 लाख। ठीक है, इसके बाद आप ट्रांसफर एक्सपेंसेस को माइनस कीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। और इसके बाद आपका क्या निकलेगा, नेट कंसिडरेशन। गेम यहां से चेंज होगा, गेम यहां से चेंज होगा। यहां पे लिखा हुआ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन को आपको लेस करना पड़ता है। बस बात समझिए कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन को आपको लेस करना पड़ता है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आपको लेस करना पड़ता है। तो ये नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में सब कुछ हम लोग दिए हैं, समझा देते हैं कि क्या होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, इसको आप लेस जो करोगे ना, लेस करने के बाद आपका क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बस सिंपल है। सबसे पहले आपको सेल वैल्यू लेना है, क्या लेना है, सेल वैल्यू, कितना का आप बेचे, उसमें से लेस कर दीजिएगा, उसमें से आप लेस कर दीजिएगा ट्रांसफर एक्सपेंसेस, उसमें से आप लेस कर दीजिएगा ट्रांसफर एक्सपेंसेस। आपका आ जाएगा दोस्तों नेट कंसिडरेशन। ठीक है, उसमें से आप लेस कीजिएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन और लेस कीजिएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। दोनों ही आप लेस कर दीजिएगा, जो आपको समझाने वाले हैं कुछ देर में, और आपका आ जाएगा दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब दोस्तों देखिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन निकाले तो निकाले। अब क्या होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को लेना रहता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, यानी एक लैंड, एक बिल्डिंग जिस साल आप एक्वायर किए। मान लीजिए 2001 में आपने एक बिल्डिंग को खरीदा, वो 15 लाख रुपए में उस बिल्डिंग को आपने खरीदा, तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। यानी कि ये बिल्डिंग को तुमने किस कॉस्ट में एक्वायर किया है, यानी 15 लाख में अगर एक्वायर किया है तो यहां पे लिखेंगे 15 लाख। ठीक है, इनटू करेंगे इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। हर साल का ना एक इंडेक्स रहता है, हर साल का एक इंडेक्स रहता है, वो इंडेक्स आपको याद करना पड़ेगा। 2001 से लेके 2024 तक हर साल का एक इंडेक्स रहता है। देखिए जैसे यहां पे 2001 से लेके 2024 तक हर साल का इंडेक्स रहता है, वो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं 2001 का इंडेक्स है, 1-2 का इंडेक्स है, 2002-3 का इंडेक्स है, 2003-4 का इंडेक्स है, 4-5 का इंडेक्स है, 5-6 का, हर साल का इंडेक्स रहता है। मान लीजिए आपने एक्वायर कितने का किया है लैंड, बताइए सर, 25 लाख का। 25 लाख का मान लीजिए एक्वायर किया है लैंड। इसके बाद आपको लेना है इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। इंडेक्स ऑफ व्हाट, इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर कौन सा चल रहा है सर, 23-24। सो इंडेक्स हम लोग को लेना है 348। ठीक है, और आपको लेना है इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी जिस साल आपने एक्वायर किया था उस साल कितना इंडेक्स चल रहा था। यानी 2001 में इंडेक्स कितना चल रहा था सर, 100 चल रहा था, 100। तो बस इसी को इसी तरीके से आप निकाल सकते हो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। 25 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन इंटू इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो हर एक ईयर का इंडेक्स दिया रहता है दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा। हर एक ईयर का इंडेक्स दिया हुआ रहता है, आप लोग को दोस्तों लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो 25 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये करके आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन आप निकाल सकते हो बहुत ज्यादा आसानी से। क्लियर है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन आप निकाल सकते हो बहुत ज्यादा आसानी से। तो इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्वाजिशन, यानी कि ये है दोस्तों प्रीवियस ईयर, ये है दोस्तों करेंट ईयर। यानी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्वाजिशन। इसके बाद नोट नंबर 2 देखिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकाले। आप बोलोगे सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकाले। जस्ट कुछ नहीं करना है, जैसे यहां पे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लिया करते थे, अब हम लोग लेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बाकी सब सेम ही है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, नहीं एक मिनट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है,
कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा है सर, यानी करंट ईयर, जिस साल का बनाने आपको बोलेगा, जिस साल आप बेचे हो, डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन यानी प्रीवियस ईयर। क्लियर है? इस तरीके से आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी बहुत खूबसूरत तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ओके, और इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर दिया हुआ है आपको। इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, मान लीजिए कि करंट ईयर का जो इंडेक्स है वो कितना है सर 348, और प्रीवियस ईयर का जो इंडेक्स था यानी 2001 का, 2001 जिस साल तुमने बेचा 2001 का इंडेक्स कितना था 100। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपका इंडेक्स कॉस्ट निकलता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक। नोट नंबर 3 में देखिए, नोट नंबर 3 में बोला है इफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, अगर प्रॉपर्टी को, ये नहीं करना है, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर किए हो, अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर किए हो 1 अप्रैल 2001 से पहले, फिर क्या होगा बताओ, फिर क्या होगा, उसका रूल हम बताने वाले हैं, सुनिए जरा ध्यान से। अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर किए हो 1 अप्रैल 2001 से पहले, फिर क्या होगा देखिए, फिर आपको कॉस्ट ऑफ असेट लेना है, कॉस्ट ऑफ असेट लेना है, और फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी मतलब, एफएमवी मतलब क्या होता है, एफएमवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, दिया रहेगा, ओके, दिया रहेगा, क्वेश्चन में सब दिया रहेगा। कॉस्ट ऑफ असेट लेना है और फेयर मार्केट लेना है, जो हायर रहेगा वो बिठा देना, जो हायर रहेगा वो बिठा देना, जो भी हायर रहेगा वो बिठा देना। ठीक है, जो भी हायर रहेगा वो बिठा देना। समझ में आया आप लोगों को? अगर आपका जो प्रॉपर्टी है वो 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर है, अगर आपका जो प्रॉपर्टी है 1 अप्रैल 2001 से एक से पहले एक्वायर है, तो सबसे पहले तो लेना कॉस्ट ऑफ असेट, इसके बाद लेना एफएमबी, एफएमबी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, जो हायर रहेगा उसको बिठा देना। ठीक है, बस वही है ना, समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद देखिए नोट नंबर 4, अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया है बिफोर 1 अप्रैल 2001, जस्ट इग्नोर लाइक योर एक्स। अगर आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी दिया हुआ है जो कि 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया है जो कि 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया है जो कि 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, उसको इग्नोर कर दीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद इन केस ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट कितना अमाउंट निकलेगा, कैसे अमाउंट निकलेगा? अगर मान लीजिए डेप्रीशिएबल एसेट है, आप करते थे ना पीजीबीपी में, पीजीबीपी में आपको सिखाए थे ना किस तरीके से हम लोग डेप्रीशिएशन निकालते थे। तो पीजीबीपी में हम लोग क्या क्या करते थे, डब्ल्यूडीबी निकालते थे। तो डेप्रीशिएबल एसेट अगर हो, क्वेश्चन में अगर डेप्रीशिएबल एसेट अगर हो, तो डब्ल्यूडीबी प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर को ऐड कर देना, आपका कैपिटल एसेट का अमाउंट निकल जाएगा, आपका कैपिटल एसेट का अमाउंट निकल जाएगा। इन केस ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट, अगर डेप्रीशिएबल एसेट अगर दिया हो, दूसरा टॉपिक करा रहा हूं, अगर डेप्रीशिएबल एसेट अगर दिया हो तो डब्ल्यूडीबी और परचेज ड्यूरिंग द ईयर को ऐड कर दीजिएगा। तो समझ के रखिए आप लोग, जब सम्स करेंगे तब बहुत बेहतरीन तरीके से सम्स करेंगे। ठीक है, भी आपको 100% तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन 90% तो आएगा ना भाई, इतना अच्छे से समझा रहे हैं। देखो, इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट, अगर मान लीजिए कुछ सेल्फ जनरेटेड एसेट दिया हुआ है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि सेल्फ जनरेटेड एसेट मतलब गुडविल, ट्रेडमार्क, जिसको आप खुद से जनरेट किए हो, जिसको आप खुद से जनरेट किए हो, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं लेना है, उसका नील ले लेना है, नील ले लेना है, नील ले लेना है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है किंतु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट दिखा तो उसका पूरा अमाउंट नील कर देना, जीरो लेना, जीरो, क्या लेना, जीरो, नील ले लेना, नील। अगर कुछ भी सेल्फ जनरेटेड एसेट दिखा, गुडविल, ट्रेडमार्क, कुछ भी दिखा, उसको जीरो ले लेना। ठीक है, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, बोनस शेयर। अगर बोनस शेयर दिखा, इन केस ऑफ बोनस शेयर, तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है? देखिए, इफ बोनस शेयर आर अलॉटेड बिफोर 1/4/2001, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले अलॉट किया गया है बोनस शेयर, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले अलॉट किया गया है बोनस शेयर, तो उसका फेयर वैल्यू हम लोग को ले लेना है एज ऑन 1/4/2001, उसका फेयर वैल्यू हम लोग को ले लेना है एज ऑन 1/4/2001। ठीक है, लेकिन अगर बाद में अलॉट किया गया है तो उसका वैल्यू नील लेना है। समझ में आया आप लोग को? अगर बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले लिया गया है, बोनस शेयर अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले लिया गया है, तो उसका फेयर वैल्यू लेना है हम लोग को एज ऑन 1/4/2001। ठीक है, अगर बोनस शेयर जो है वो एक्वायर किया गया है आफ्टर 1 अप्रैल 2001, उसका वैल्यू नील लेना है, नील। ठीक है, इन केस ऑफ बोनस शेयर का हम बात बता दिए। अगर बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले लिया गया है, तो उसको फेयर वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 के हिसाब से बिठाना है। अगर बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 के बाद लिया गया है, तो उसको सीधा नील बिठा देना, कुछ भी मत लेना, जीरो लेना, जीरो। ठीक है, जीरो।
अच्छा, राइट शेयर्स का वैल्यू कैसे होगा इन केस ऑफ राइट शेयर्स? राइट शेयर्स के हिसाब से फिर कॉस्ट ऑफ परचेज का वैल्यू लेना, ठीक है। इन केस ऑफ राइट शेयर्स अगर दिया रहे तो कॉस्ट ऑफ परचेज का वैल्यू ले लेना, कॉस्ट ऑफ परचेज का वैल्यू ले लेना। क्या लोगे? कॉस्ट ऑफ परचेज का वैल्यू लेना, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि इनकम टैक्स वाला बोलता है कि तुम अगर कैपिटल गेन से टैक्स बचाना चाहते हो तो मेरे पास एक तरीका है। बोलता है कि अगर तुम कैपिटल गेन से टैक्स बचाना चाहते हो तो मेरे पास एक तरीका है। मान लो तुम्हारे पास एक पुराना वाला घर है, उसको तुम बेचना चाहते हो, तो बेचने के साथ साथ अगर तुम एक नया घर खरीद लेते हो तो एग्जम्पशन मिलता है तुमको। क्या मिलता है? एग्जम्पशन, छूट मिलता है। इनकम टैक्स वाला बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है जिस तरीके के माध्यम से आप अपना कैपिटल गेन का टैक्स जो है वो बचा सकते हो। आप अपना कैपिटल गेन का टैक्स जो है बचा सकते हो। अगर कैपिटल गेन के तहत तुम टैक्स नहीं देना चाहते तो ये तरीका को जस्ट अपना लेना। इनकम टैक्स वाला खुद बोलता है, इनकम टैक्स वाला खुद बोलता है, देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास पुराना वाला घर है, क्या है सर? देखिए जरा ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक पुराना वाला घर है, ठीक है, उसको आप बेच रहे हो और एक उसके बदले में नया वाला घर ले रहे हो, तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है। क्या मिलती है? एग्जेम्पशन मिलती है। लेकिन कम से कम वो घर 15 लाख तक का होना चाहिए। कम से कम वो घर 15 लाख तक का होना चाहिए। कितने लाख तक का? 15 लाख तक का वो घर होना चाहिए, तब जाके आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर मान लीजिए वो घर सिर्फ 12 लाख का है तो बाकी का 3 लाख पे टैक्स लगेगा, ठीक है। सुनिए, मोटा मोटी बात हम लोग क्या बोल रहे हैं, सुनिए, मोटा मोटी बात आप लोग अभी फिलहाल यही समझ के रखिए कि अगर आप एक घर को बेच रहे हो, उसके बदले में आप अगर दूसरा घर ले रहे हो, नया घर ले रहे हो, उसके बदले में आप दूसरा घर, नया घर ले रहे हो, तो आपका टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए, समझिए ध्यान से। पहले हम लोग बाद में कानून वानून सीखते रहेंगे, लेकिन ध्यान से समझिए आप लोग कि अगर मान लीजिए आप एक घर, एक घर बेच रहे हो, उसके बदले में आप दूसरा वाला घर ले रहे हो, एक ओल्ड घर बेच रहे हो, एक पुराना वाला घर बेच रहे हो, उसके बदले में आप न्यू घर ले रहे हो, तो वो जो गेन आपने किया है ना, वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। क्या रहेगा? एग्जेम्प्टेड रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका ये घर था 15 लाख का, ठीक है, यहां पे है, यहां पे आपने लिया 12 लाख का घर, ठीक है, तो 3 लाख पे टैक्स लगेगा, है ना। 3 लाख पे आपका क्या लगेगा? टैक्स। चलिए, ये आप समझिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, समझिए। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर आप एक पुराना वाला घर को बेच रहे हो और उसके बदले में आप नया वाला घर ले रहे हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। आपका एग्जम्पशन मिलेगा दोस्तों, एग्जम्पशन आपको मिलेगा, टैक्स की छूट होगी, ठीक है, टैक्स की छूट होगी। इसके बाद समझिए, ये सिर्फ जो है ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ये एग्जामेशन जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ओके। इस एग्जामेशन को लेने के लिए कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला कंडीशन, ए लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। जो हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म का है, जो हाउस प्रॉपर्टी आप 36 महीने से ज्यादा रह चुके हो, जिस हाउस प्रॉपर्टी में आप 3 साल से ज्यादा रह चुके हो, आपको कम से कम 3 साल रहना पड़ेगा। जिस हाउस प्रॉपर्टी में आप 3 साल से ज्यादा रह चुके हो उसी को सिर्फ और सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसके बाद जो सेल का इनकम मिलेगा आपको, मान लीजिए 25 लाख का सेल हुआ, उस इनकम से आपको क्या करना पड़ेगा? एक नया वाला घर या एक पुराना वाला घर परचेज करना पड़ेगा। आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ए न्यू और ओल्ड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड। सीधा सा बात है। और ये और यहां पे क्या दिया हुआ है कि वो जो घर है वो इंडिया में भी सिचुएटेड हो सकता है या आउटसाइड भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुराना घर के बदले में जो नया घर लोगे वो इंडिया में भी सिचुएटेड रह सकता है और आप बाहर में भी ले सकते हो, आउटसाइड इंडिया भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे भैया टाइम लिमिट का कि कितने दिन का वक्त मिलता है ये सब करने का, कितने दिन का वक्त मिलता है एग्जाम्पशन लेने का, कितने दिन का वक्त मिलता है एग्जाम्पशन लेने का। अगर आप मान लीजिए कि न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, अगर आप अब बेच लिए, अगर आप पुराना वाला घर को बेच लिए और अभी न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हो, तो वो या तो विद इन 1 ईयर बिफोर होना चाहिए, यानी बेचने के 1 साल पहले, या बेचने के 2 साल बाद तक। लास्ट टू लास्ट समय रहेगा बेचने के। आपने बेच दिया घर, आपने पुराना वाला घर बेच दिया, उसके 2 साल बाद तक आप नया वाला घर लेना ही पड़ेगा एग्जाम्पशन को क्लेम करने के लिए। बेच दिए, मान लीजिए 2022 में बेचे, तो 2024 तक आपको खरीद लेना पड़ेगा, ठीक है, खरीद लेना पड़ेगा न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ताकि आपको एग्जाम्पशन मिल पाए, वरना एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। या तो आप 1 साल पहले
या तो आप 2 साल मतलब कि बाद तक बेच सकते हो, ठीक है। इसके बाद फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि हम एक प्रॉपर्टी को खुद बना रहे हैं, हम खरीद नहीं रहे हैं, या तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या तो आप परचेस कर सकते हो। मान लीजिए खुद आप बना रहे हो, अगर आप खुद घर बना रहे हो तो आपके पास 3 साल का टाइम रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपके पास 3 साल का टाइम रहेगा। सेल के बाद आपके पास पूरा का पूरा 3 साल का टाइम रहेगा। आप अपना घर को आराम से बनाओ, फिर जाके आप एग्जाम्शन को क्लेम कर सकते हो, फिर जाके आप एग्जाम्शन को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन रहेगा अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, जो सबसे लोअर रहेगा वही रहेगा एग्जाम्शन का अमाउंट, ठीक है। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, जो सबसे लोअर रहेगा, जो सबसे लोअर रहेगा वही रहेगा अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? नया घर जो खरीदेगा उसको 3 साल वहां पे रहना पड़ेगा, 3 साल के पहले वो बेच नहीं सकता। नया घर जो खरीदेगा उसको 3 साल रहना पड़ेगा, 3 साल के पहले वो बेच नहीं सकता, ठीक है। यहां पे क्या बोला हुआ है कि आपके पास अगर ओल्ड हाउस है और आप अगर न्यू हाउस खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आप कैपिटल गेन से एग्जाम्शन पा सकते हो अंडर सेक्शन 54, ठीक है। अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन रहेगा दोस्तों अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, जो सबसे लोअर रहेगा उसी को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सम्स करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सम्स को कर लेंगे, डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग इंडेक्स आप लोगों को याद करवाते हैं। आइए, इंडेक्स को आपको याद करना पड़ेगा 2001-2 से लेके 2024 तक आपको इंडेक्स को याद करना पड़ेगा। इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर बाय इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, है ना। इस वजह से इंडेक्स आपको याद करना पड़ेगा, इंडेक्स आपको याद करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो 2001-2 का इंडेक्स है दोस्तों 100, 2002-3 का इंडेक्स है 105, 2003-4 का इंडेक्स है 109, ठीक है। और 2004-5 का इंडेक्स है 113, फिर 2005-6 का इंडेक्स है 117, फिर 2006-7 का इंडेक्स है 122, फिर 2007-8 का इंडेक्स है 129, 2008-9 का इंडेक्स है 137, 9-10 का इंडेक्स है 148, ठीक है। ऐसे करके याद करना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 11 और 12 का इंडेक्स है दोस्तों 184, 184, सर 12 और 13 का इंडेक्स है 200। ज्यादातर ये आएगा आपके क्वेश्चन में, ये ज्यादातर ये और ये आएगा आपके क्वेश्चन में, तो इसको और इसको तो याद करके रखना। सर 2001-2 का 100 और 2023-24 का 348, ठीक है। और ये सब भी साइड पर्पस के लिए याद कर लेना, ठीक है। इनमें से अगर नहीं भी याद करोगे फिर भी चलेगा, ज्यादातर आपको 1-2 या 2-3 या 3-4 इस तरीके से आएगा, ठीक है। सो यहां पे आप जितने भी इंडेक्स है प्लीज आप लोग लिख लीजिए, इंडेक्स नंबर को याद कर लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। हम लोग अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? अगले क्लास में हम लोग सम्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सम्स करने वाले हैं, ठीक है। इनमें से आप बहुत सारे इंडेक्स को याद कर सकते हो, 2022-23 को याद कर लेना, 2020-21 को याद कर लेना, ठीक है। ये सब याद कर लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलो सॉरी गाइस, कुछ मिस्टेक हुई है, 1 मिनट रुकिए जरा ध्यान से। हमने यहां पे 2010-11 का इंडेक्स नहीं लिखा हुआ था, तो 2010-11 का इंडेक्स हम लोग लिख दिए हैं, वो है 301, ठीक है। 167, सॉरी। तो 2010-11 का जो इंडेक्स है वो 167 है। कितना है? 167। और यहां पे और एक मिस्टेक हो गया था दोस्तों कि 2021-22 का इंडेक्स जो है वो है 317 और 2020-21 का इंडेक्स जो है वो है 301। तो इसको पूरा का पूरा कॉपी में उतार लीजिए और इंडेक्स जो है उसको याद करना पड़ेगा कोई भी हालत में। 1 2 3 3 4, ये 4 5 5 6 6 7, ये सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को। इंडेक्स जो है ये याद करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पर हम लोग सम करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से ये इंडेक्स को अपने कॉपी में उतार लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आपने ये क्लास बहुत बढ़िया तरीके से किया, थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों कैपिटल गेन का सम, ठीक है। आज हम लोग कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, तो फटाफट से आइए, फटाफट से कॉपी में लिखिए कैपिटल गेन लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग सारे के सारे सम्स को लिपटा के ये कैपिटल गेन जैसा सुंदर चैप्टर को, मनमोहक चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो आइए फटाफट से सम्स में आइए, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करने का, और फटाफट से सम्स में आइए। सम्स एक बार खोलने दीजिए मुझे, प्लीज प्लीज एक बार सम्स खोलने दीजिए मेरे को। 1 मिनट टाइम तो दो बेटा, आ जाओ। देखो सम्स में आ गए सर, सम्स में सर आ गए। देखिए सबसे पहला वाला सम पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग, कोशिश तो कीजिए। देखिए, रघुबीर सोल्ड ए हाउस ऑन 1 जनवरी 2024। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने पिछले वाला क्लास का रिवाइज किया है, नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर लो, ठीक है। यहां पे बोला है रघुबीर अपना घर बेच रहा है 1 जनवरी 2024 को 25 लाख में। कितने में सर? 25 लाख में बेचा है, जिसको वो परचेस किया था 2005 में। वो घर बेच रहा है 2024 में। सुनो, रघुबीर जो घर बेच रहा है वो 2024 में बेच रहा है, और जिसको वो परचेस किया था 2005 में, ठीक है। कितने में परचेस किया था सर? 6 लाख में परचेस किया था, ठीक है।
इसके बाद बोल रहा है ही पेड 2% ब्रोकरेज ऑन सेल, वो 2% ब्रोकरेज पे किया है, यानी कि ये क्या है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जिसको लेस करते हैं ना सेल के साथ, सेल प्रोसीड्स के साथ लेस करते थे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो यहां पे यही बोला है ही पेड 2% ब्रोकरेज ऑन सेल, लेस करेंगे 2% ऑन सेल, ठीक है। इसके बाद एंड परचेस्ड अनदर हाउस, उसके बाद वो दूसरा घर खरीदा खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। सर कब खरीदा? सर 31 मार्च 2024 को खरीदा और 15 लाख का खरीदा, यानी भैया उसको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप एक घर को बेचते हो और संग संग आप दूसरा घर खरीद लेते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 54। अंडर सेक्शन 54 के तहत आपको क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन मिलता है, जो कि हम लोगों को लोअर ऑफ लेना पड़ता है, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी ये 15 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अमाउंट रहेगा उनमें से जो छोटा अमाउंट रहेगा उसको लेंगे, उतना हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं, उतना मैक्सिमम हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं। बात का बात वो सब हम लोगों को यहां पे बोला है कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन, हम लोग को कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के लिए यहां पे बोला गया है। तो फटाफट से आइए और फटाफट से कॉपी में लिखिए सोल्यूशन 2, सुंदर हैंडराइटिंग से सोल्यूशन 2 क्वेश्चन नंबर 1। आइए लिखिए, सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ रघुबीर फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। क्लियर है? इस तरीके से लिखिए आप लोग और एक फॉर्मेट बना लीजिए। सर फॉर्मेट किस प्रकार होता है सर? पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर और दो ठो कॉलम, ठीक है। तो यहां पे लिखिए पर्टिकुलर, हालांकि इस सब में एक कॉलम का काम नहीं आएगा लेकिन फिर भी बना लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। अब एक बार फॉर्मेट को पलट के देखिए कि कैसा फॉर्मेट हुआ करता था, एक बार आप लोग फॉर्मेट को पलट के देखिए। लेकिन सुनिए, हम लोग बिल्डिंग का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तो हेडिंग में लिख दीजिए पहले बिल्डिंग। हम लोग यहां पे बिल्डिंग का ट्रांजेक्शंस लिखेंगे ना, यहां पे लिखिए बिल्डिंग, ठीक है। फॉर्मेट एक बार देखिए आप लोग, एक बार पेज पलटा के फॉर्मेट तो देखो क्या लिखा हुआ है। सर सबसे पहले लिखते हैं सेल प्रोसीड्स, कितना का बिक्री हुआ? सेल प्रोसीड्स कितना का बेचा तुम? बिल्डिंग बताओ। सबसे पहले सर लिखते हैं सेल प्रोसीड्स कितना का बेचा सर? 25 लाख का, तो लिख दो 25 लाख। इसके बाद लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कुछ एक्सपेंस हुआ है क्या? जी भैया यहां पे तो 2% ब्रोकरेज लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ही पेड 2% ब्रोकरेज ऑन सेल, यही तो है एक्सपेंसेस। समझ में आया आप लोगों को? लेस कीजिए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, क्या लेस करेंगे? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। सर ये कितना का है ये बता दीजिए ना प्लीज। ये होगा आपका 25 लाख का 2%। निकालिए तो बेटा 25 लाख का 2%, जल्दी निकालो भाई, जल्दी निकालो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे हैं। 50,000, ओके सर। अब इसका अमाउंट निकालिए, कितना निकलेगा? 24,50,000 निकलेगा ना, 24,50,000। अब इसका नाम मैं क्या दूं? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? इस प्यार को मैं नाम दूंगा दोस्तों नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल प्रोसीड्स। लिखिए नेट सेल प्रोसीड्स, इसका नाम क्या हो जाएगा? नेट सेल प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स। इसके बाद भैया ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बात किया हुआ है, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बात किया ही नहीं हुआ है, बिल्डिंग का बात हुआ यहां पे, जिसको कब खरीदा था और कब बेच रहा है, सीधा सा बात है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बात हुआ है। तो अब आपको क्या लेस करना पड़ेगा बेटा जी? अब आपको लेस करना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। क्या लेस करना पड़ेगा भैया? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। आपको क्या लेस करना पड़ेगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। कैसे लेस करें सर? सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लीजिए। जब ये बिल्डिंग खरीदा था तुम कितने में खरीदा था? जब ये बिल्डिंग खरीदा था तुम कितने में खरीदा था? सर 6 लाख में खरीदा था, 6 लाख में, 6 लाख में बिल्डिंग खरीदा था ना। अमाउंट ले लो यहां पे 6 लाख, ठीक है। इसके बाद ये बताओ जी कि 2024 का यानी करंट ईयर का इंडेक्स क्या है? 2023-24 यानी करंट ईयर का इंडेक्स क्या है बताओ? करंट ईयर का इंडेक्स क्या है बताओ? सर 348। इसके बाद ये बताओ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल नहीं, जिस साल एक्वायर किया था बिल्डिंग, जिस साल, कौन सा साल एक्वायर किया था बताओ? सर 2005 में एक्वायर किए थे। तो 2005 का इंडेक्स क्या है? 2005 का इंडेक्स आपको चार्ट लिखवाए थे ना इंडेक्स का, 2005 का इंडेक्स क्या है ये बताओ? सर 2005 का इंडेक्स है 117, 117। फट से इसको कैलकुलेट कीजिए, और कोई चारा नहीं है बेटा, इंडेक्स आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स आपको याद ही करना पड़ेगा। कितना है बताइए, कितना निकलेगा बताइए? सर 17,84,615, ओके 17,84,615। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। निकालिए फटाफट से इसका।
लेस कीजिए, लेस करना पड़ेगा बेटा, लेस करना पड़ेगा। अच्छा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, सीधा सा बात है ना। कितना निकलेगा बताओ? 6,65,385 निकलेगा, 6,65,385, 6,65,385। इसका नाम क्या दे? इसका नाम हम लोग देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। इसके बाद सर क्वेश्चन में यहां पे ये बोला हुआ है कि हम लोग और एक घर खरीद लिए, उसके बदले में और एक घर खरीद लिए, तो भैया डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54। आपको पढ़ाए थे, एक घर के बदले में दूसरा घर अगर खरीद लेते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। आपको डिडक्शन मिल जाता है। अब डिडक्शन कैसे देखें? अब डिडक्शन का मैक्सिमम अमाउंट क्या रहेगा? सुनो, ये 15 लाख का घर है। सबसे पहले तो हम लोग कॉस्ट ऑफ असेट देखेंगे। कॉस्ट ऑफ असेट कितना है बताइए? कॉस्ट ऑफ असेट है सर 15 लाख, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है बताइए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकला है बताइए? 6,65,385, 6,65,385। जो लोअर रहेगा, जो लोअर रहेगा उसको लेंगे। तो लोअर कौन सा है बताइए? कॉस्ट ऑफ असेट लोअर है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लोअर है? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लोअर है। जो कम रहेगा वो ले लेंगे, उतना तक का मैक्सिमम डिडक्शन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लीजिए लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, अंडर सेक्शन 54। तो हम लोग ये लेंगे, ठीक है, 6,65,385। मैक्सिमम हम लोग इतना डिडक्शन ले सकते हैं, 6,65,385 भी हम लोग मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं, 385, ठीक है। तो आपको टैक्स कितना देना है जी बताइए? आपको टैक्स कितना देना है? आपको टैक्स देना ही नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो टैक्सेबल, अरे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ गया आप लोगों को? नील, ठीक है। यही करना है आप लोग को, और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल, सिंपलेस्ट सम था। सारे के सारे सम्स यही है। विश्वास मानिए दोस्तों, 90% ऑफ द चैप्टर इज ओवर। 90% हमारा ओवर हो गया चैप्टर, इतना ही है और कुछ नहीं है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला, सेकंड में क्या दिया हुआ देखिए, श्रीमती दास फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। यहाँ पे बिल्डिंग का भी दिया हुआ है, शेयर्स का भी दिया हुआ है। बिल्डिंग का भी दिया हुआ है और शेयर्स का भी दिया हुआ है। बिल्डिंग का यहाँ पे डेटा परचेज दिया हुआ है पहले कि कब खरीदे थे। बिल्डिंग खरीदे थे बेटा जी 2010 में, और शेयर्स खरीदे थे 2012 में, ठीक है। डेट ऑफ सेल दिया हुआ है आप लोगों को, यहाँ पे डेट ऑफ सेल दिया हुआ है। बिल्डिंग को बेचे थे 2023 में और शेयर्स को बेचे थे 2024 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 20 सितंबर 2023 में बेचे थे और ये 15 मार्च 2024 में बेचे थे, यानी दोनों चीज ही भैया 23-24 में ही बिका है, तो इंडेक्स सेम ही रहेगा। इंडेक्स भैया 348 ही रहेगा, दोनों चीजें 23-24 में ही बिका है। तो यहां अप्रैल तो नहीं हुआ है, देखिए ना, यहां पे 31 मार्च हुआ है शेयर्स में, यहां पे 15 मार्च को बिक रहा है, तो दोनों चीज 23-24 में ही बेचा गया है, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन देखिए, एक्वायर कितने का किए थे, खरीदे कितने का थे? बिल्डिंग खरीदे थे 7,27,500 में, शेयर्स खरीदे थे 20,000 में। सेल कितने का हुआ है? 16 लाख, 1 लाख, 16 लाख और 1 लाख। चलिए आइए सबसे पहले बिल्डिंग का करते हैं, उसके बाद शेयर्स का करेंगे, ठीक है। देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन, ठीक है। देखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ऑफ कैपिटल गेन, नाम क्या है? ऑफ मिस्टर दास गुप्ता, मिस्टर दास गुप्ता, फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट बना दीजिए अच्छे से, ठीक है। एक बड़ा सा एक अच्छे से फॉर्मेट बना दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सर बिल्डिंग का करेंगे। लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखिए अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग का कैलकुलेशन करेंगे। लिखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखिए बिल्डिंग। फॉर्मेट पता है ना आप लोगों को क्या करना है? सर सबसे पहले लेना है सेल प्रोसीड। लीजिए सेल प्रोसीड, बताइए जी सेल प्रोसीड कितना है? 16 लाख। वेरी 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 गुड। इसके बाद लीजिए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। इसके बाद क्या लेंगे? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। कितना एक्सपेंस लगा, कितना खर्चा लगा? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। लेकिन भैया खर्चे के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो नील लेना है, सीधा सा बात है, नहीं लेना है, बात खत्म, है ना। एक्सपेंसेस नहीं दिया रहेगा तो नील लेना है, बात खत्म। कितना निकला बताइए? सर 16 लाख ही निकला, ठीक है। ये क्या है? ये आपका नेट सेल प्रोसीड है।
ये क्या है, ये नेट सेल प्रोसीड्स है आपका, नेट सेल प्रोसीड्स है। ठीक है, समझ में आ गया। लेस क्या करना है, लेस करना है भैया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। सर इसको कैसे निकाले प्लीज बता दीजिए। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन में क्या करते हैं बताओ। आपने बिल्डिंग एक्वायर कितने का किया था, आपने बिल्डिंग एक्वायर कितने का किया था बताइए ना, आपने बिल्डिंग एक्वायर कितने का किया था। सर 7,27,000 का। ठीक है सर। अरे करेंट ईयर का इंडेक्स क्या है, 23-24 का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इंडेक्स का जो चार्ट दिखाए थे 23-24 का इंडेक्स क्या था सर, 348। ये बताइए प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना था, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर मतलब सर जिस साल तुमने एक्वायर किया, जिस साल तुमने एक्वायर किया, 2010 का इंडेक्स कितना था, 2010 का इंडेक्स। अगर 2010 का इंडेक्स का बात करें तो 167 था। ठीक है, 167, 167। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए करिए तो, कैलकुलेट करिए तो आप लोग प्लीज, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बताइए। सर 15,15,988, 15,15,988, यानी रिमेनिंग जो अमाउंट बचा, रिमेनिंग जो बैलेंस बचा वही है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कितना बचा रिमेनिंग बताइए तो, 84,012। ये क्या है आपका, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये क्या है आपका, लॉन्ग टर्म, लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब शेयर्स का करते हैं, शेयर्स का। आइए शेयर्स का करते हैं। सबसे सबसे पहले शेयर्स का क्या करें सर, शेयर्स का सबसे पहले सेल प्रोसीड्स लेंगे, सेल प्रोसीड्स। कितने में बिका था शेयर बताइए, कितने में बिका था सर, 1 लाख में बिका था, 1 लाख में बिका था। ओके, इसके बाद लेस कीजिए एक्सपेंसेस, लेस कीजिए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ये कितना है, नील। बचेगा कितना बताइए, 1 लाख ही बचेगा। ये क्या आपका नेट सेल प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स। ठीक है, लेस कीजिए कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, लेस कीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, एक्वाजिशन। इसको कैसे निकाल सकते हैं सर, इसको निकालेंगे देखिए, सबसे पहले अमाउंट लेना है। शेयर्स आप कितने में खरीदे थे, शेयर्स आप कितने में एक्वायर किए थे, 20,000 में एक्वायर किए थे, है ना। ये बताइए करंट ईयर का इंडेक्स कितना चल रहा है, 348। ये बताइए 2023, ये बताइए जिस साल आपने शेयर्स एक्वायर किया था, कौन सा साल शेयर्स एक्वायर किया था, 2012 में। 2012 का क्या इंडेक्स था बताइए, 2012-13 का क्या इंडेक्स था, देख के बताइए फटाफट से। 200 सॉल्व कीजिए इसको, कितना कितना, 34,800 निकलेगा, 34,800। ठीक है, लेस करके बाहर कीजिए इसको तो, 65,200, 65,200। ये क्या है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स का। ठीक है, अब दोनों को टोटल कर दीजिए, वो ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को टोटल कर दो जल्दी से, कितना निकलेगा, 1,49,212, 1,49,212। ये क्या है, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए खत्म, अब थर्ड में आइए आप लोग, अब थर्ड में आइए। चलिए यहां पे थर्ड में क्या दिया हुआ है, मिस्टर आर परचेस्ड ए हाउस ऑन 1997, 1997 में परचेज किया था हाउस। ठीक है, 1997 में, क्लियर है। कितने का सर, 3,40,000 का, 3,40,000 का। ठीक है, मैं क्या बोला था आपको कि अगर आप घर खरीदते हो 2001 से पहले, अगर आप 2001 से पहले घर खरीदते हो, ठीक है, अगर आप 2001 से पहले घर खरीदते हो तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेना पड़ता है हम लोग को, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेना पड़ता है। इंडेक्स कॉस्ट जो बिठाएगा ना, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन जो है ना, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, सुनिए, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन जो है ना वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेना पड़ता है हम लोग को। अगर आप लोग 2001 से पहले घर को एक्वायर कर रहे हो तो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम लोग को कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लेना पड़ता है, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम लोग को कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लेना पड़ता है। तो यहां पे दिया हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख। ठीक है, ऑन 5 फरवरी 2024 ही सोल्ड द हाउस फॉर 20 लाख, 20 लाख में बेचा और ब्रोकरेज पे किया 2%। हम लोग को यहां पे कैपिटल गेन निकालना है, आइए फटाफट से लिखिए। सोल्यूशन टू, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन।
कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर आर फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ठीक है, दो ठो कॉलम बना लीजिए आप लोग, लगे चाहे ना लगे, दो दो कॉलम बना लीजिए आप लोग। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले क्या लेना है सर? सबसे पहले लेना है नेट सेल प्रोसीड, नेट सेल प्रोसीड। तो लिखिए नेट सेल प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स। ये कितना है बताइए सर? ये है आपका 20 लाख। 20 लाख में बिका, 20 लाख में बिका ना, 20 लाख में बिका। लेस कीजिए, लेस कीजिए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। लेस क्या करेंगे? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का बोला हुआ है कि 2% हमने ब्रोकरेज पे किया। 20 लाख का 2%, 20 लाख का 2% निकालिए फटाफट से। 40,000 क्या एक्सपेंसेस। ठीक है, लेस कीजिए, कितना निकलेगा? 19,60,000। 19,60,000 क्या है आपका? नेट सेल प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स। अब गेम यहां चालू होगा, देखिए जरा ध्यान से। लेस क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। आपको क्या सिखाएं कि अगर हाउस प्रॉपर्टी 2001 से पहले है, 1 अप्रैल 2001 से पहले का हाउस प्रॉपर्टी है, हालांकि 1997 का हाउस प्रॉपर्टी है, तो हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001 को हम लोग पकड़ते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। हमारा कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन क्या रहता है? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001 हमारा रहता है कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, है ना? दिया हुआ है ना? तो यहां पे लीजिए, लेस कीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। हालांकि जो घर है वो 1997 में एक्वायर किया गया था, इसीलिए हम लोग एफएमबी एज ऑन 2001 ले रहे हैं। ठीक है, एज ऑन 2001 कितना था एफएमबी बताइए? 5 लाख। 5 लाख इनटू ये बताइए कि करंट ईयर का इंडेक्स कितना है? करंट ईयर का इंडेक्स 348। ये बताइए उस साल का 2001 का इंडेक्स कितना था? 2001 का इंडेक्स भी लेना पड़ेगा। 1997 का इंडेक्स आप नहीं ले सकते, 2001 का इंडेक्स लेना पड़ेगा आपको। कितना था? 100। अब इसको कीजिए, कितना? सही है ना? 16 लाख। 16 लाख कहां से आएगा? नहीं आएगा, करो कितना? देखो, ऑलरेडी बता ही दिया था मैंने, 17,40,000। 17,40,000 कीजिए फटाफट से, कितना बताइए? 2,20,000 आएगा, 2,20,000 आएगा। क्या ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना? ये क्या? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो हम लोग इसको बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं बोलेंगे, इसको टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट सम आइए, देखिए नेक्स्ट सम देखिए क्या लिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ रोहित फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। हम लोग को 2023-2024 का कैपिटल गेन निकालना है। यहाँ पे बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, गोल्ड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए एक चीज आप लोग देखिए, बिल्डिंग को हम लोग 2008 में परचेज किए थे, क्लियर है, और 2023 में बेचे। बिल्डिंग को 2008 में परचेज किए और 2023 में बेचे, यानी कि भैया बिल्डिंग जो है ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ, गोल्ड को हम लोग 2022 में परचेज किए थे, ठीक है, 1 जनवरी 2022 में परचेज किए थे और 2023 में ही बेच दिए। यानी अगर आप एक असेट को 36 महीने नहीं रख रहे हो, 36 महीने से कम रख रहे हो, तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऑलरेडी आप लोग को बता दिए, एक असेट को आप 36 महीने नहीं रख रहे हो, 36 महीने से कम रख रहे हो, तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक हम लोग को निकालना है दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा निकालना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आइए फटाफट से लीजिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। इजी सवाल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। आप लोग जो बोलते हो बहुत टफ है, कुछ टफ तो हमको नहीं लग रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मित्रा फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। आइए लिखिए, फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा बना लेना, पहले से बोल दे रहा हूं आप लोग को। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर्स लिखिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट चाहे ये लगे, ये वाला लगे चाहे ना लगे, आप लोगों को बिठाना ही है हमेशा। ठीक है, आप लोग को 2 ही कॉलम बनाना है, आप लोग को बता दिया ऑलरेडी। देखिए सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग का कैलकुलेशन करते हैं, जो कि है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बिल्डिंग क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आइए फटाफट से सबसे पहले देखिए, यहां पे लिखेंगे सेल प्रोसीड्स।
कितने का सेल हुआ, बिल्डिंग कितने का सेल हुआ, कितने का बिक्री हुआ भाई, 30 लाख का बिक्री हुआ, तो लिखिए 30 लाख। ठीक है, लेस कीजिए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस कितना है बताइए, एक्सपेंसेस कुछ है ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यानी कितना निकलेगा सर, 30 लाख ही निकलेगा। ये क्या आपका नेट सेल प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स। लेस कीजिए इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, एक्वाजिशन इसको कैसे निकाले सर, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लीजिए। कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना है, बिल्डिंग को कितने कॉस्ट में एक्वायर्ड किया था तुमने, 10 लाख में सर। ठीक है, ये बताइए करेंट ईयर का इंडेक्स कितना, 348। जिस साल बिल्डिंग खरीदे थे, कौन सा साल खरीदे थे, 2008। 2008 में बिल्डिंग खरीदे थे ना, कितना था रे, एक बार देख के बता ना, मैं खुद भूल गया। 2008 में बिल्डिंग खरीदे थे, कितना था इंडेक्स, 127 117 के आसपास कुछ था, 127 था मे भी, कितना था, चार्ट खोल ना, चार्ट खोल, 137, सो सॉरी, 127 हम बोल रहे हैं, देखो। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको फटाफट से, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, कितना निकलेगा, 25,40,140, सो 25,40,140 निकलेगा आपका। ठीक है, लेस कीजिए इसको, लेस कर लेस, 4,59,854। ठीक है, ये क्या है आपका, 4,59,854 निकलेगा। ये क्या है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आइए आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग गोल्ड का निकालेंगे, गोल्ड जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर ही हम लोग बेच दिए थे गोल्ड को। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए, सबसे पहले सेल प्रोसीड्स लीजिए, सेल प्रोसीड्स ये कितना है बताइए, इसका यहां पे दिया हुआ 15 लाख, लेस कीजिए इसमें से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को लेस कीजिए, एक्सपेंसेस को कितना है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 15 लाख ही नीचे उतरेगा। ये क्या नेट सेल प्रोसीड्स, इसका कुछ नहीं करना है, इसका आपको इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकालना, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बहुत ज्यादा आसान है, नेट सेल प्रोसीड्स, प्रोसीड्स। इसके बाद आपको क्या करना है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, जो दिया है वही बिठा देना है और कुछ नहीं। इसका कोई इंडेक्स कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हो तो कोई इंडेक्स कॉस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना बताओ, 5 लाख, कितना निकलेगा, कितना निकलेगा बताओ, 10 लाख। ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप नहीं लिखोगे शॉर्ट टर्म, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं अभी, आइए नेक्स्ट सम हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा ध्यान से, मिस्टर मित्रा furnishes the following particular for the previous year 2023-2024. He sold his residential house on December 15, 2023, जो कि 7,70,000 का था, 7 लाख कितना, 70,000 का था, है ना। He purchased the house on March 2, 1998. भैया घर जो खरीदा गया था वो 2001 के पहले खरीदा गया था। अगर घर आप 2001 के पहले खरीदते हो, अगर घर आप 2001 के पहले खरीदते हो तो इसका जो वैल्यू लेना पड़ता है ना, वैल्यू लेना पड़ता है एज ऑन FMB 2001। इसका जो वैल्यू लेना पड़ता है वो वैल्यू लेना पड़ता है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001। क्लियर है, अगर घर 2001 के पहले खरीदते हो तो इसका वैल्यू आपको लेना पड़ता है FMB एज ऑन 2001, जो कि दिया हुआ 1,50,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन जो है वो 1,50,000 ही है, बात खत्म। और 2023 में बेच दिया 7,70,000 में। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला है, ही सोल्ड द शेयर्स ऑफ AB कंपनी लिमिटेड ऑन February 12, 2024, जिसको वो March 21, 2023 में खरीदा था। एक साल के अंदर अंदर, यानी 12 महीने भी नहीं हुए हैं, 12 महीने भी नहीं हुए हैं, यानी कि 10 महीने में शेयर्स को बेच दिया। अगर 10 महीने के अंदर अंदर तुमने शेयर्स को बेच दिया, अगर 12 महीने से कम में तुमने शेयर्स को बेचा, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अगर 10 महीने के अंदर अंदर आपने शेयर्स को बेच दिया, लेस देन 12 मंथ्स में आपने अगर शेयर को बेच दिया, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम लोग को यही निकालने बोला है। ठीक है, आइए फटाफट से करिए, लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। आइए लिखिए, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ऑफ कैपिटल गेन क्या नाम था, ऑफ मिस्टर मित्रा
फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक है, लिखिए। आइए फटाफट से, जल्दी, टाइम नहीं है। लिखिए पर्टिकुलर, सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले यहां पे आप क्या लिखोगे? हाउस, हाउस जो कि क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बात कर रहा था। हाउस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का यहां पे बात कर रहा था। चलिए आइए फटाफट से लिखिए फिर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स कितना है? कितना है? 7,70,000। कितने में बिका हाउस? 7,70,000 में बिका। लेस करो एक्सपेंसेस, लेस करो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ऑन ट्रांसफर ये कितना है? निल। ठीक है, बचा कितना? 7,70,000 बचा। ये क्या है आपका? नेट सेल प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स। ओके, इसके बाद क्या करना है? लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। लेस क्या करना है? लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। ये कितना है? कैसे निकलेगा सर? ये आपका निकलेगा 7,70,000 इंटू, ये बताइए करंट ईयर का इंडेक्स कितना है? 348। 2001 का इंडेक्स कितना है? 100। ठीक है, कितना निकलेगा बताइए? कितना? 5,00,000, 5,22,000, 5,22,000। ठीक है, कीजिए। इसका आपका कितना निकला बताइए? 2,48,000। ये क्या है? ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों शेयर्स का। किसका बात करेंगे? शेयर्स का बात करेंगे, शेयर्स का। शेयर्स का ये नियम है कि जो भी शेयर्स लेस देन 12 मंथ्स में हम लोग बेच देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यही हुआ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या हुआ? लेस देन 12 मंथ्स में हम लोग बेच दिए शेयर्स को, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसको बोलेंगे। लीजिए सेल प्रोसीड्स, कितने का सेल हुआ बताइए? 18,700, 18,700। ठीक है, लेस कीजिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस कितना है बताइए? निल। कितना निकलेगा? 18,700। ये क्या है आपका? नेट सेल प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स। ठीक है, इसके बाद लेस कीजिए कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। ये कितना बताइए? जो दिया रहता है उसी को लेना पड़ता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन नहीं रहता यहाँ पे। यहाँ पे रहता है कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। 15,000 कितना था? 300। लेस कीजिए, कितना? 3,400 निकलेगा, 3,400। कितना निकलेगा? 3,400। ये क्या है आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क करके मेरे को सबमिट करना। हर कोई मेरे को सबमिट करेगा क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क। बहुत इजी सवाल है, इसको करवाते हुए मेरे को शर्म भी आ रहा है। मैंने इतने सारे सम्स करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क करके हर कोई मेरे को भेजेगा। ठीक है, इसका आंसर्स आप लोग ही बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही, सारे के सारे सम्स बहुत इजी है, लेकिन करवा देता हूं। आइए, अमल मित्रा सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1/7/2023। मतलब 2023 में इन्होंने एक घर बेचा। कितने में बेचा? 15 लाख में बेचा। द हाउस वाज परचेस्ड ऑन 1/6/1999। ओ माय गॉड सर, 2001 से पहले वाला है और एक्वायर किया था भैया 30,000 में। ठीक है, लेकिन इसका एफएमबी है 50,000 में। तो एक्वायर जितने में किया था और एफएमबी जितने में है, जो सबसे हायर रहेगा वो लेंगे। सुनो, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन और एफएमबी में से जो सबसे ज्यादा हायर रहेगा उसको लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना है सर? भैया 30,000 में एक्वायर किया था और एफएमबी एज ऑन 2001, एफएमबी एज ऑन 2001 दिया गया है 50,000। तो हायर कौन सा है? 50,000। तो 50,000 वाला लेंगे। ठीक है, यही तो पढ़ाए थे ना आपको रूल्स में, कि रूल्स एक बार पन्ने पलट के देखो आप लोग। ड्यूरिंग 2008-2009 ही कंस्ट्रक्टेड 2 मोर रूम्स एट ए कॉस्ट ऑफ 1,50,000। दो और घर बनाया एट ए कॉस्ट ऑफ 1,50,000। मतलब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मैंने क्या बोला कि एक लैंड आप खरीदते हो, उस लैंड को आप संवारते हो, उस लैंड पर बिल्डिंग बनाते हो, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सीधा सा बात है। तो 2008-9 में उसी लैंड पर 2 घर और बनाया 1,50,000
तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसको भी हम लोग लेस करते हैं। और यहाँ पे बोला हुआ है कि वो जो है ब्रोकरेज भी पे किया 2%, ब्रोकरेज भी क्या पे किया 2%। तो आइए फटाफट से ये सम्स को करते हैं जल्दी से। देखिए ये आप लोग सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा यहाँ पे, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ श्री अमल मित्रा, श्री अमल मित्रा फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाइए फटाफट से। आइए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट फर्स्ट क्या होगा बताइए। फर्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, सेल प्रोसीड। फर्स्ट क्या लेते हैं, सेल प्रोसीड। ये बताइए सेल प्रोसीड कितना है सर, 15 लाख, 15 लाख का सेल प्रोसीड है, ठीक है। लेस कीजिए इसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ये कितना है, 15 लाख का 2%। ब्रोकरेज कितना पे किया है, 15 लाख का 2%, 15 लाख का 2% कितना है, निकालिए कितना है आपका, ये निकलेगा 30,000, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, निकालिए कितना निकलेगा, 14,70,000, 14,70,000, ठीक है। ओके, इसके बाद लेस कीजिए, लेस क्या करेंगे सर, लेस करेंगे सबसे पहले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, एक्वाजिशन। तो हम लोगों को कौन सा वैल्यू लेना है, 50,000 की 30,000, एफएमबी एज ऑन 2001 हम लोग को लेना है, ठीक है। एफएमबी एज ऑन 2001 हम लोग को लेना है, कितना है बताइए, 50,000 है। तो लीजिए 50,000 इनटू करंट ईयर का इंडेक्स 348 इन बाय 2001 का इंडेक्स कितना है 100, 2001 का इंडेक्स 2001 के हिसाब से लेना है ना, तो 2001 का इंडेक्स कितना है 100, ठीक है। लीजिए फटाफट से कितना निकलेगा, 1,74,000, 1,74,000, ठीक है। और एक चीज लेस कीजिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये कितना निकलेगा बताइए, 1,50,000। सबसे पहले तो 1,50,000 इसका था, है ना। ये बताइए करंट ईयर का इंडेक्स कितना था, 348। ये बताइए जिस साल खरीदा था, जिस साल इंप्रूवमेंट हुआ, इंप्रूवमेंट कौन सा साल हुआ सर, 2008 2009, 2008 2009 को इंप्रूवमेंट हुआ, तो उस साल का इंडेक्स कितना था, उस साल का इंडेक्स 137, 137 निकालिए कितना निकलेगा, 3,81,022। ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करके बाहर निकालिए, ऐड कीजिए, ऐड करके बाहर निकालिए फटाफट से। 5,55,022 इसको लेस कर दीजिए और अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लीजिए फटाफट से। और तो कुछ है नहीं, इसको लेस कर दीजिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लीजिए। कितना निकलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताइए तो, 9,14,978, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पहले कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, स्टेट द फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल असेट और नॉट। क्या ये फॉलोइंग आइटम कैपिटल असेट है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, तो ये कैपिटल असेट नहीं है। जो पर्सनल असेट्स है वो कैपिटल असेट नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके बाद बोला हुआ है एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन म्युनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 22,000। तो जी बिल्कुल, अगर म्युनिसिपैलिटी वाला एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल असेट है। रूरल एग्रीकल्चर, छोटा मोटा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है हमारा, गांव का खेती बाड़ी, तो वो नहीं है कैपिटल एसेट। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी वाला एग्रीकल्चरल लैंड है तो है वो, ठीक है। इसके बाद बोला स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो नहीं है ना कैपिटल एसेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला देखिए, ऑन 2023, यानी कि यहां पे बोला है 2023 के अक्टूबर में, 2023 के अक्टूबर में डिम्पी नाम की एक लड़की थी जो शेयर्स सोल्ड कर रही है। कितने में सर, 4,60,000 में, 4,60,000 में। सी परचेज्ड ए रेसिडेंशियल हाउस
ऑन 2023। भैया 2023 में एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदी थी, रेसिडेंशियल हाउस, और सी एक्वायर्ड दिस शेयर ऑन 12/8/2010। मतलब वो शेयर्स खरीदी थी 2010 में, और भैया 2023 में वो शेयर्स को बेच रही है। मतलब कि 2010 में वो शेयर्स खरीदी थी और 2023 में वो शेयर्स को बेच रही है, ठीक है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द सेल्स 4500। एक्सपेंसेस कितना लगा भैया? 4500 का। सी परचेस्ड रेसिडेंशियल हाउस ऑन, मतलब शेयर्स के बदले, सुनो, शेयर्स के बदले वो रेसिडेंशियल हाउस खरीद रही है, शेयर्स के बदले वो रेसिडेंशियल हाउस खरीद रही है। इसका ट्रीटमेंट इसी सम के अंदर हम लोग बता देंगे। एक ऐसा भी ट्रीटमेंट होता है कि आप शेयर्स के बदले अगर रेसिडेंशियल हाउस खरीदते हो तो कुछ एक्सेप्शन मिलता है, कुछ एग्जाम्पशन मिलता है आपको, कुछ आपको डिडक्शन मिलता है, ठीक है, कुछ आपको डिडक्शन मिलता है, एक्सेप्शन मिलता है 54F के तहत, 54F के तहत, ठीक है। सी परचेस्ड ए रेसिडेंशियल हाउस ऑन 20/1/2023 फॉर 3 लाख, ठीक है। रेसिडेंशियल हाउस कब खरीदा था? 2023 को खरीदा था 3 लाख में, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से देखते हैं, देखते हैं। फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा, फॉर्मेट जिस तरीके से किया करते थे बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। देखिए सोल्यूशन 2, यानी शेयर्स के बदले अगर आप एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदते हो तो आपको एग्जाम्पशन मिलता है। क्या मिलता है? एग्जाम्पशन मिलता है। क्या एग्जाम्पशन मिलता है उसको जानने के लिए सम को देखिए प्लीज, ठीक है। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी 25 बोल दिया, कितना था? 8, 8, ठीक है। आइए ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिसेस डिम्पी फॉर द असेसमेंट ईयर, 2024-2025। फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले क्या लेते हैं बताइए? सबसे पहले क्या लेते हैं? सेल प्रोसीड्स। लीजिए सेल प्रोसीड्स। कितने का सेल हुआ शेयर्स? बताइए शेयर्स कितने का सेल हुआ? सर 4,60,000 का सेल हुआ। ओके, इसके बाद लेस कीजिए एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। कितना एक्सपेंस हुआ बताइए? एक्सपेंस कितना हुआ सर? 4500 का एक्सपेंस हुआ, ठीक है। ये बताइए कितना बचा? 4,55,000। कितना बचा? 4,55,500, ठीक है। ये क्या आपका नेट सेल कंसिडरेशन, ये क्या आपका नेट सेल प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स। लेस कीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, एक्वाजिशन कितना है बताइए? 1,21,000 में शेयर्स खरीदे थे, 1,21,000 में शेयर खरीदे थे। इस साल का यानी करंट ईयर का इंडेक्स कितना है सर? 348। जिस साल शेयर खरीदे थे, किस साल शेयर खरीदे थे? 2010 में शेयर खरीदे थे ना, तो 2010-11 का कितना था बताइए इंडेक्स? 2010-11 का इंडेक्स कितना था? 167। कीजिए फटाफट से, कितना निकलेगा? 2,52,144, 2,52,144 निकलेगा ना जी, बिल्कुल। ओके, लेस कीजिए, लेस करके निकालिए, लेस करके निकालिए आप लोग कितना? 2,03,356, 2,03,356। ये तो हो गया भैया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन उसके बदले में आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी खरीदे हो, उसके बदले में आप क्या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी खरीदे हो, तो उसके लिए एक एग्जाम्पशन मिलता है आपको। शेयर्स के बदले में आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसका एग्जाम्पशन मिलता है, एग्जाम्पशन मिलता है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54F। इस एग्जाम्पशन का नाम है दोस्तों 54F। शेयर के बदले में अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो इसका एग्जाम्पशन मिलता है। सबसे पहले तो भैया ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसका अमाउंट को ले लीजिएगा, कितना है? 2,03,356, ठीक है। इंटू कीजिएगा, उससे इंटू कीजिएगा। कितने का आपने घर खरीदा ये बताइए? कितने का आपने घर खरीदा? कितने का, कितने रुपए का आपने घर खरीदा? भैया 3 लाख का घर खरीदा, 3 लाख का घर खरीदा। अच्छा, ये बताइए आपने जो शेयर्स को बेचा, बेचा कितना का? बेचा कितने का सर? 4,55,000, 4,55,000। तो फॉर्मूला क्या बैठ गया? अगर आपको एग्जाम्पशन निकालने के लिए बोला, अगर शेयर्स के बदले में आपने घर खरीदा है, शेयर के बदले में अगर न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदा है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो निकाले रहेंगे वो बिठाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद आपका जो परचेस का वैल्यू है, परचेस का वैल्यू, परचेस ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, वैल्यू उसको बिठाएंगे। उसके बाद सेल वैल्यू को बिठाएंगे, सेल वैल्यू ऑफ शेयर्स को बिठाएंगे, सेल वैल्यू ऑफ शेयर्स को बिठाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू परचेस वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये अगर करेंगे तो इतना एग्जाम्पशन आपको मिलेगा, इतना एग्जाम्पशन, जितना भी एग्जाम्पशन है उतना एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? प्लीज आप लोग लिख लीजिए, ये फॉर्मूला है।
है ना? कितना बताइए? 1,33,934, ये है ना? बताइए कितना निकलेगा? लेस कीजिए ना, लेस कीजिए, लेस कीजिए, कितना निकलेगा? 69,422। ये क्या आपका? ये भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भैया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है? डिडक्शन अगर आ जाता है तो डिडक्शन से अगर लेस करते हो तो वो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग प्लीज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिस्टर बनिक फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। सबसे पहले तो बोला हुआ है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है कहाँ पे? हावड़ा में। और दूसरा है गोल्ड, ठीक है? दूसरा क्या है? दूसरा है गोल्ड। यहाँ पे बोला है कि हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था 2012 में और बेचा 2024 में, यानी कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सीधा सा बात है। और गोल्ड को एक्वायर किया था 2008 में और बेचा 2023 में, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और इसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है, ब्रोकरेज भी दिया हुआ है इसका, हम लोग को निकाला है। हम लोग को यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 टू 2024 मिस्टर बनिक परचेस्ड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट शाम बाजार। मतलब मिस्टर बनिक जो था, मिस्टर बनिक एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, यानी कि अंडर सेक्शन 54 के तहत उनको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे उनको क्या मिलेगा? यहाँ पे उनको डिडक्शन मिलेगा, सीधा सा बात है। अंडर सेक्शन 54 अगर आप एक घर को बेचते हो, दूसरा घर को खरीदते हो, तो अंडर सेक्शन 54 के तहत आपको क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। तो आइए फटाफट से और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। नाम क्या था इसका? मिस्टर बनिक ना? मिस्टर बनिक। देखिए किस तरीके से करना है, आप लोग को दोनों ही एक साथ ही करना सिखा देना। देखिए, दो चीज अगर दिया रहे और दोनों ही अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो दोनों को ही एक साथ आप कर सकते हो। दोनों को ही आप क्या कर सकते हो? एक साथ कर सकते हो। एक कॉलम बनाना गोल्ड का, एक कॉलम बनाना हाउस का, बात खत्म। अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, पर्टिकुलर्स यहां पे हम बनाते हैं हाउस का, ठीक है? सबसे पहले क्या था? हाउस। यहां पे हम बनाते हैं हाउस का कॉलम, यहां पे हम बनाते हैं गोल्ड का कॉलम। फॉर्मेट बताओ। सबसे पहले क्या लिखते थे? नेट सेल प्रोसीड्स। देखिए, नेट सेल प्रोसीड्स ये कितना है बताइए? सर हाउस का है 36 लाख, गोल्ड का कितना है? 25 लाख। कितने में बेचा? सीधा सा बात है, कितने में घर को बेचा और कितने में गोल्ड को बेचा, बात खत्म। लेस कीजिए इसमें से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। हाउस का दिया हुआ है, गोल्ड का नहीं दिया हुआ है। गोल्ड का नील है, गोल्ड का कोई भी एक्सपेंस नहीं लगा। हाउस का दिया हुआ है कि 36 लाख पे 2%। निकालिए तो 36 लाख पे 2%, 72,000 ना? 36 लाख पे 2%, 72,000। बताइए यहां पे क्या, यहां पे कितना आएगा बताइए? 35 लाख, ये 28,000। 35 लाख 28,000 और यहां पे क्या नहीं? 25 लाख। ठीक है, लेस कीजिए, लेस कीजिए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, ठीक है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। सबसे पहले निकालेंगे हाउस का। हाउस का क्या निकलेगा बताइए? सबसे पहले ये बताइए कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना था हाउस का? कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना था हाउस का? 6 लाख। बिठाइए, 6 लाख, 6 लाख इंटू, ये बताइए करंट ईयर का क्या इंडेक्स चल रहा है? 348। और हाउस जब एक्वायर किए थे तब का क्या इंडेक्स चल रहा था? हाउस कब एक्वायर किए थे? हाउस एक्वायर किए थे दोस्तों 2012 में, तो 2012 का इंडेक्स चल रहा था 200। 200 निकालिए तो, निकालिए तो आप लोग प्लीज, कितना निकलेगा एक्वाजिशन? यहां निकलेगा 10,40,000, ठीक है? और अब गोल्ड का निकालते हैं। गोल्ड का, गोल्ड का कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना था? कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन 8 लाख। ये बताइए करंट ईयर का इंडेक्स कितना? 348। और गोल्ड कब एक्वायर किए थे? गोल्ड एक्वायर किए थे यहाँ पे 2008 में। 2008 में अगर एक्वायर किए थे सर, 2008 में अगर गोल्ड को एक्वायर किया गया था तो 2008 का जो इंडेक्स था वो कितना था? 137। इंडेक्स आपको याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, इंडेक्स आपको याद करना पड़ेगा। कोई चारा नहीं है बेटा, कोई चारा नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। कितना निकलेगा गोल्ड का बताइए? 20,32,117। 20,32,117, ठीक है? ठीक है,
और लेस कीजिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या करते हैं, लेस है दिया हुआ नहीं, तो नील और नील बिठा दीजिए, निकालिए इधर, कैरी कैरी फॉरवर्ड कीजिए जी, कैरी फॉरवर्ड कीजिए फटाफट से। कितना आएगा बताइए, हाउस का कितना आएगा, 24,000, 24 लाख ना, 24,84,000। ओके, इसका, अरे एक जन तुम दूसरा कैलकुलेट करो और एक जन दूसरा कैलकुलेट करो, इससे तो होता है ना, आराम आराम से जल्दी जल्दी सम्स बन जाता है, ये सब सम्स कोई टाइम लगाता है ये सब सम्स। 4,67,883, ठीक है। लेस कीजिए एग्जाम्शन, एग्जाम्शन किसको मिलेगा, हाउस वन को मिलेगा, हाउस हाउस को मिलेगा, एग्जाम्शन किसको मिलेगा, हाउस को मिलेगा, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54। हम लोग क्या देखते हैं इसमें, हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से जो सबसे छोटा है उतना तक का हम लोगों को मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट मिलता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो सबसे छोटा है उस उतने तक का हमको डिडक्शन मिलता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो यहाँ पे 24,84,000 बोल रहा है, और कॉस्ट ऑफ असेट तो हमारा 15 लाख का है, 15 लाख का। कितने का कॉस्ट है बताओ, यानी कॉस्ट ऑफ असेट तो हमारा सर, सुनो, हमारा कॉस्ट ऑफ असेट मतलब घर हम खरीदे हैं 12 लाख का, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो हमारा 24 लाख समथिंग कुछ आ रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सर 12 लाख का है। तो यहाँ पे 12 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन हम लोग ले सकते हैं, जो सबसे छोटा रहेगा उतने तक का हम लोग मैक्सिमम डिडक्शन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, चलो बताओ फिर क्या होगा बताओ। यहाँ पे होगा 12,84,000 निकलेगा, और यहाँ पे निकलेगा 4,67,883। ये क्या है, लॉन्ग टर्म टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। चलिए हो गया ना, ये वाला, ये वाला करवा दिए बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, है ना। इलेवन होमवर्क लेके जाओ, होमवर्क लेके जाओ, वो बुक देना तो मेरे को, 11 का सोल्यूशन बता दो इनको, होमवर्क लेके जाओ, होमवर्क, होमवर्क लेके जाओ, बहुत इजी है 11, वो बुक देना। अरे इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, जिसमें एक सोल्यूशन वाला बुक होगा ना टैक्सेशन का, देखो ना उधर। तो हम्म, इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, 11 ना, इसमें तो लिया था 11, पेज नंबर। अच्छा सुनो, इसका भी दो चीज दिया गया है, एक तो दिया गया है बिल्डिंग, एक तो दिया गया है बिल्डिंग, एक दिया गया है गोल्ड, गोल्ड। अच्छा यहाँ पे बिल्डिंग का जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 45,000, 45 लाख 45,000, 45,45,246, ठीक है। और गोल्ड का जो अमाउंट निकलेगा वो 16,53,846। फटाफट से करो इसको, ठीक है, करके मेरे को भेजो, करके मेरे को भेजो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना इजी सम्स करवाते शर्म आता है मेरे को। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे देखिए, मिस्टर यादव द ओनर ऑफ द फर्म फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 टू 2024, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बोला है कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन। सबसे पहले हम लोग को दिया मशीनरी का इन्फॉर्मेशन, मशीनरी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देके रखा है, रिटर्न रिटर्न डाउन वैल्यू देके रखा है हम लोग को 2 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू देके रखा है मशीनरी का हम लोग को 2 लाख। असेट परचेस्ड ऑन 2023, यानी कि हम लोग परचेस कब किए थे मशीनरी को, 2023 में परचेस किए थे, और सेल कब किए थे, सेल कब किए थे, 2023 में ही सेल कर दिए थे, 2023 में ही हम लोग सेल कर दिए थे, यानी ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मशीनरी क्या है आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है ना। मशीनरी को परचेस भी 2023 में किए थे और सेल भी 2023 में ही कर दिए थे, यानी कि ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है ना। इसके बाद
इसके बाद देखिए लैंड का दिया हुआ है, लैंड का डेट ऑफ एक्वाजिशन हम लोग को दिया हुआ है 2022 में एक्वायर किए थे और 2024 में बेच रहे हैं। ठीक है, 2024 में हम लोग बेच रहे हैं इसको, लैंड को। ठीक है, तो अगर आप 24 महीने से ज्यादा लैंड को रख रहे हो, 24 महीने से ज्यादा अगर लैंड को रख रहे हो, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। लैंड को अगर 24 महीने से ज्यादा अगर आप रख रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा सॉरी गाइस, यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पे मिस्टेक था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। 27 जनवरी 2002 को लैंड एक्वायर किया गया था। एक्वायर कब किया था? 27 जनवरी 2022 नहीं होगा, 27 जनवरी 2002। लैंड खरीदा गया था 2002 को और उसको बेचा गया 2024 को। सीधा सा बात है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा यहां से क्या निकलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिकॉज 2002 में खरीदा गया था और 2024 में बेचा गया। सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना है? कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन है 6 लाख। सेल प्रोसीड कितना है यहाँ पे? 30 लाख। ठीक है, तो चलिए आइए निकालते हैं और करते हैं। ठीक है, लिखिए, एक ही बार में कर देंगे। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 12। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जरा ध्यान से देखिए आप लोग किस तरीके से करते हैं। देखिए, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-2024। सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक था। ठीक है, 2022 लिख दिया है, तो टाइपिस्ट ने 2002 ही होगा। यहां पे लिखिए मशीन, यहां पे लिखिए लैंड, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स। सबसे पहले यहां पे लिखोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड्स, फुल वैल्यू ऑफ सेल प्रोसीड्स कितना कितना है बताओ? 4 लाख और इसका 30 लाख। ठीक है, लेस करो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। लेस क्या करोगे? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, चाहे हो चाहे ना हो लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, निल निल। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आपका क्या निकलेगा? ये 4 लाख और 30 लाख, ये क्या है? नेट सेल प्रोसीड्स। 4 लाख 30 लाख नेट सेल प्रोसीड्स। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो? लेस कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। एक्वायर कितने में किए थे? एक्वायर कितने में किए थे? मशीन एक्वायर किए थे सर 3,50,000 में, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और लैंड का एक्वाजिशन का कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया नहीं हुआ है। हाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ, सॉरी, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख दिया हुआ है, 6 लाख। लैंड का कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन हम लोग को दिया हुआ है 6 लाख। ठीक है, ठीक है, तो मशीन, मशीन का तो वैसे का वैसा ही बिठा दिया बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और लैंड का कैलकुलेट करना पड़ेगा। लैंड का कैसे कैलकुलेट करें सर? 6 लाख बिठाइए कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन इनटू करंट ईयर का, करंट ईयर का इंडेक्स कितना है? करंट ईयर का इंडेक्स है 348। और ये बताइए 2001 का इंडेक्स कितना था? 2001 का कब एक्वायर किए थे? 2001-2 में ना, 1-2 में ना एक्वायर किए थे। तो ये बताओ कि 2001 का इंडेक्स कितना था? 100। निकालो फटाफट से, कितना निकलेगा? निकालो फटाफट से, कितना निकलेगा? ठीक है, 20,88,000, 20,88,000। ठीक है, तो ये जो निकलेगा, ये कितना निकलेगा? मशीन, मशीन का पहले निकालिए। मशीन कितना निकलेगा? 4 लाख में से 3,50,000 को हटा दो, कितना निकलेगा सर? 50,000 निकलेगा। ये क्या आपका? ये आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इसको भी घटाओ, 30 लाख में से 20,88,000 को घटा दो, 20,88,000 को घटा दो, कितना निकलेगा? 9,12,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्लियर है? नेक्स्ट एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एकदम आखिरी वाला क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी वाला क्वेश्चन करने के बाद हम लोग, हमारा पूरा का पूरा जो कैपिटल गेन है वो खत्म हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-2024 मिस्टर मधुसूदन सोल्ड द फॉलोइंग कैपिटल एसेट। यहाँ पे डिबेंचर का नाम लिया हुआ है, गोल्ड का नाम लिया हुआ है, बिल्डिंग का नाम लिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चीज दिया हुआ है। सेल कितना का किया, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना का है, डेट ऑफ एक्वाजिशन क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कितना है, सब कुछ दिया हुआ है हम लोग को, सब कुछ हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? ओके, इसके बाद assuming that
हिज बिजनेस इनकम इज 3,47,500. डिटरमाइन हिज इनकम. हम लोग को यहाँ पे टोटल इनकम निकालने बोला है. ओ माय गॉड, हम लोग को यहाँ पे टोटल इनकम निकालने बोला है. बोला कि इसका बिजनेस इनकम जो है, इसका पीजीबीपी से जो इनकम है, ये 3,47,500 है. 47,500, 3,47,500 है. कैपिटल गेन का इनकम निकाल के उसके साथ ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है. हम लोग को टोटल इनकम निकालने बोला है. तो सबसे पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा, और वर्किंग नोट में हम लोग कैपिटल गेन निकालेंगे. फटाफट से आइए और निकालते हैं. वर्किंग नोट करना पड़ेगा, और वर्किंग नोट में ही हम लोग कैपिटल गेन निकालेंगे. लिखिए सोल्यूशन 13. वर्किंग करना पड़ेगा. वर्किंग नोट नंबर 1. सबसे पहले आप एक चार्ट बनाइए. एक बिल्डिंग का कॉलम बनाइएगा, एक गोल्ड का, एक डिवेंचर का. ठीक है. लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मधुसूदन रॉय AY 2024-2025. ठीक है. यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स. यहां पे क्या लिखेंगे? डिबेंचर, गोल्ड, और यहां पे बिल्डिंग. ठीक है. सबसे पहले लिखिए सेल प्रोसीड्स. सेल प्रोसीड्स कितना कितना है बताइए? कितने का बिका? सर डिबेंचर बिका 6,48,000 में. गोल्ड बिका 18,22,000 में. बिल्डिंग बिका 25,11,900 में. ठीक है. लेस कीजिए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. ये नहीं है. इसको जस्ट कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए. 6,48,000, 18,22,000, 25,11,900. ठीक है. लेस कीजिए कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन. लेस क्या करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन. ठीक है. डिबेंचर पर अप्लाई नहीं करता भाई. ठीक है. डिबेंचर पर अप्लाई नहीं करेगा कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन. डिबेंचर पर जो है वो अप्लाई नहीं करेगा कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन. तो डिबेंचर में इंडेक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं है डिबेंचर में. ठीक है. तो डिबेंचर का जो अमाउंट है एज यूजुअल वैसे का वैसा ही आप लिखोगे, 1,85,000. बाकी गोल्ड का निकाल लेते हैं. गोल्ड का देखो डिबेंचर पर अप्लाई नहीं करता. वापस बोल रहा हूं, डिबेंचर्स पे अप्लाई नहीं करता. ठीक है. देखिए गोल्ड का निकाल लेते हैं. गोल्ड का कितना है बताइए? 8,42,000 है ना. 8,42,400. ये बताइए करंट ईयर का कितना इंडेक्स है? 348. और कब एक्वायर किया गया था गोल्ड को? गोल्ड को एक्वायर किया गया था 2005 में. 2005 का क्या इंडेक्स चलता था? 117. कीजिए फटाफट से गोल्ड का कीजिए. कितना निकलेगा? 25 लाख 5,600. बिल्डिंग का बताइए. बिल्डिंग का कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कितना था? 9 लाख दिया हुआ है. ये बताइए करंट ईयर का इंडेक्स कितना है? 348. ये बताइए प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना है? प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल बिल्डिंग एक्वायर किया गया था. कौन सा साल बिल्डिंग एक्वायर किया गया था बताइए? 2008 में बिल्डिंग एक्वायर किया गया था. 2008 में बिल्डिंग एक्वायर किया गया था. तो 2008 का इंडेक्स कितना है? 2008 का इंडेक्स है 137. निकालिए फटाफट से इसको, जल्दी तुरंत निकालो. कितना निकलेगा? 22,86,131 ना. ठीक है. अब एक काम करो, अब इसका टोटल करो आप लोग. ये कितना आएगा बताओ? डिबेंचर कितना आएगा? डिबेंचर 4,63,000. अच्छा. गोल्ड कितना आएगा? 6,83,000. ठीक है. और ये बताओ बिल्डिंग कितना आएगा? बिल्डिंग 2,25,769. ठीक है. चलो अब नेट कैपिटल गेन निकालो. नेट कैपिटल गेन निकालना आता है आप लोगों को? नेट कैपिटल गेन कि टोटल मिला के कितना कैपिटल गेन हुआ. देखिए 6,83,000 माइनस में है तो इसको माइनस में रखने का, और 4,63,000 के साथ ऐड कर दीजिए 2,25,769. ठीक है. बताइए कितना? बताइए टोटल कितना गेन कितने का हो रहा है बताओ? गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? गेन हो रहा है ना. कितने में आ रहा है सर? प्लस में आ रहा है. प्लस में आपका 5,169 का कैपिटल गेन हुआ है. 5,169 का कैपिटल गेन हुआ है आपको. 5,169 का कैपिटल गेन हुआ है आपको. चलिए अब हम लोग सम्स पे चलते हैं. अब हमको जो बोला गया था सम्स बनाने के लिए वो करते हैं. लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मधुसूदन. नाम था ना मधुसूदन, फॉर द
असेसमेंट ईयर 2024 2025, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट का कॉलम बना दीजिए जस्ट, और कुछ नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट। ये बताइए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना था? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना दिया हुआ था? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितना दिया हुआ था बताइए सर? 3,47,500। और कैपिटल गेन से कितना हुआ है? कैपिटल गेन से कितना हुआ है बताइए? 5169। टोटल कीजिए, टोटल कीजिए, यही आपका टोटल इनकम। ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका टोटल इनकम। कितना आया बताओ? कितना? 3,52,169। ठीक है, हो गया। तो भाई सुनो, कैपिटल गेन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग कंप्लीट कर दिए, कंप्लीटेड। कैपिटल गेन बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर दिए। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम लोग बस एक चैप्टर करेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, जो कि है कॉस्ट वाला चैप्टर, और पूरा का पूरा बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया। तो गाइस प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों नहीं करते हो आप? लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, बिकॉज कैपिटल गेन हम लोग पहले से ही रिकॉर्ड करके रखे थे, इसीलिए अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। क्यों फालतू का आपका टाइम वेस्ट करना है, इसके लिए मैंने अपलोड कर दिया इसको। ठीक है, तो आपको कुछ भी फायदा हुआ हो, कुछ भी थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो, और भी वन शॉट अगर चाहते हो आप, हाउस प्रॉपर्टी का चाहते हो, कंज्यूमर बिहेवियर का चाहते हो, इंग्लिश का चाहते हो, तो प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो पे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट तो जरूर करना। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट।